हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कृषि। दो टॉपिक हैं ये हमारे मेंस के अंदर। कृषि, प्रमुख फसलें। कृषि और प्रमुख फसलें। कृषि के अंदर है प्रमुख फसलें। फसलें और इसी का एक टॉपिक है सिंचाई है। इसके अंदर एक टॉपिक है सिंचाई। तो ये दोनों जो टॉपिक है वो मिलते जुलते से ही हैं। तो मैं पहले कृषि करा देती हूँ, प्रमुख फसलें, उसके बाद में जो बचेगा फिर वो सिंचाई के अंदर कवर कर लूंगी। मतलब कि कृषि और सिंचाई मिलते जुलते टॉपिक है, तो ऑलमोस्ट इनमें कृषि में कवर हो जाएगा। कृषि में नहीं होगा वो फिर मैं आपको सिंचाई में करवा दूंगी है ये। क्योंकि मैंने, जैसा आपको पता है कि मैंने दोनों के जो सिलेबस है मिक्स कर रखा है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी है। तो अब शुरुआत करते हैं। हाँ, प्रमुख फसलें और कृषि। कृषि से आप क्या समझते हो? कृषि का मतलब है कि कृषि के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। सिंचाई जो है वो एक मतलब इसी का भाग भाग है, लेकिन वो मैं बोलूँ ना, पहले मैं आपको ये कराती हूँ, उसके बाद में बचा हुआ सिंचाई का। सिंचाई का मतलब होता है ओनली सिर्फ सिंचाई। और कृषि के अंदर पशुपालन और कृषि दोनों चीजें आती हैं। तो इसलिए मैं पहले कृषि करा रही हूँ कि कुछ जो सिंचाई का भाग इसमें कवर हो जाएगा और बचा हुआ फिर सिंचाई का टॉपिक मैं अलग करके आपको क्लियर करा दूंगी इसके अंदर। हम तो कृषि है, कृषि के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें प्रमुख फसलें, जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर बाकायदा दे रखा है प्रमुख फसलें। कृषि प्रमुख फसलें मतलब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में उसके ही अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, उससे बाहर नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि सिलेबस से ही आना है तो बस पढ़ाई का कोई अंत तो है नहीं। तो अगर हम बिना सिलेबस के पढ़ेंगे और इससे आउट जाके पढ़ेंगे सिलेबस से, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पीएचडी हो जाएगी। इसलिए पहले हम जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। तो कृषि कृषि क्या है? कृषि अपने जो भारत है, भारत के अंदर किसान जो है वो कृषि पे ही डिपेंड है, और अपनी जो कृषि है वो मानसून के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि बोलते हैं कि कृषि जो है मानसून का खेल है, या मानसून जो है वो कृषि जो है मानसून का खेल है। हाँ, तो कृषि अगर मानसून अगर अच्छा होगा, बारिश अगर अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी है। और अधिकतर जो रिसोर्सेस है कमाई का अपने भारत के अंदर, वो कृषि ही है। मतलब ज़्यादा जो जनता है अपनी भारत की, वो कृषि के ऊपर डिपेंड है। और किसान तो है ही है, उसके अलावा भी कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो शुरुआत करते हैं अब कृषि। ये टॉपिक जो है ना, इसका कुछ हिस्सा आपका इकोनॉमी में भी आएगा है। तो आप इसको यहाँ भी पढ़ोगे, इकोनॉमी में भी पढ़ोगे, वहाँ पे भी इसकी मिलती जुलती चीजें आएंगी। और सर्वे वगैरह में भी इंडिया का सर्वे हो या भारत का सर्वे हो, उसमें योजनाएं आती हैं इसकी। हाँ, तो योजनाएं तो जो सभी डिपार्टमेंट हैं उसमें रिलेटेड सर्वे में आती ही हैं, बजट में भी आती हैं। तो ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ोगे इसको। मैं यहाँ ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक से रिलेट करके पढ़ोगे और ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ोगे। तो मैं आपको यहाँ ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। कृषि को भारतीय आर्थिक व सामाजिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण देश की आधारशिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश की आधारशिला। क्योंकि विदेशी मुद्रा का अधिकतर जो है इसी से अर्जन की जाती है। अपने जो कृषि के प्रोडक्ट होते हैं उनको हम बाहर निर्यात करते हैं, जो अच्छी अच्छी फसलें होती हैं उनको हम बाहर निर्यात करते हैं। तो भारत बाहर की मतलब विदेशों की जो मनी है, वो मतलब उनका जो डॉलर है वो अपने देश के अंदर आता है। इसलिए इसको ये विदेशी मुद्रा का अर्जन कहा गया है। माध्यम होने के कारण देश का आधारशिला कहा है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे देश के खाद्यान्न में वाणिज्य फसलें उत्पन्न करता है। खाद्यान्न और प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या होता है? प्राथमिक क्रिया मतलब यह है कि प्रथम क्षेत्र जो है वो कृषि है। तो मतलब शुरुआत की जो चीजें हैं वो कृषि, कच्चा रॉ मटेरियल जो मिलता है वो हमें कृषि से मिलता है। फिर हम उसे उद्योगों से पकाते हैं, फिर सेवाओं के थ्रू उसे हम दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो उसके लिए सेवा की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे प्राथमिक क्रिया कहा गया। और खाद्यान्न तथा नगद का मतलब क्या होता है? यहाँ दिया हुआ ना, खाद्यान्न तथा वाणिज्य। खाद्यान्न यानी वो फसलें जिसे हम खाते हैं, और वाणिज्य मतलब कि जिसे हम व्यापार के लिए उगाते हैं। व्यापार करने का मतलब जैसे कपास है, उसको हम व्यापार के लिए उगाते हैं कि हम उससे तेल निकालें, दूसरे देशों में भेजें और देश में भी उसका व्यापार करें। कृषि के लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द प्रयुक्त होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री और कल्चर अर्थात कृषि करने से है। एगर शब्द एगर या एग्री मुद्रा और कल्चर अर्थात कृषि करने से है। अनुकूल स्थलाकृति, मुद्रा और जलवायु कृषि के लिए अनिवार्य ये कारक है। मतलब अनुकूल स्थलाकृति यानी स्थलाकृति कृषि के जैसी होनी चाहिए है। मतलब सपाट भूमि होनी चाहिए, पहाड़ों में आप कैसे खेती करोगे। और मृदा यानी मिट्टी जो उपजाऊ होनी चाहिए। आप बंजर भूमि के अंदर कैसे, बंजर जो मिट्टी होगी उसके अंदर आप कैसे कृषि करोगे। तीसरा जलवायु की कृषि, मतलब जलवायु जो है कृषि के अनुकूल होनी चाहिए। अगर
ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे आप ऐसी फसल बो दो कि जिसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ठंड की ज़रूरत है, तो वो वहाँ नहीं होगी है। लेकिन जहाँ पे जो ऐसी फसल है जिसे आप पश्चिमी में बा सकते हो, पश्चिमी राजस्थान में उगा सकते हो, उसे अगर आप जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ उगा दोगे तो वो वहाँ नहीं होगी। तो इसका जलवायु का मतलब ये है कि जहाँ की जैसी जलवायु है वहीं वहाँ पे वही कृषि करनी चाहिए, जिससे वो कृषि वहाँ पे वो अनाज वहाँ पे अच्छा होगा। के लिए अनिवार्य कारक, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वह कृषिगत भूमि कहलाती है। जिस पर फसल उगा सकते हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं, और जिस पर फसल नहीं होती उसे बंजर भूमि कहते हैं। कृषि के अंतर्गत केवल फसलोत्पादन ही नहीं है, बल्कि पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन आदि भी आता है। पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन आदि व्यवसाय भी सम्मिलित है। पशुपालन, कृषि में अकेला कृषि नहीं है। कृषि बोलो तो फसल, अनाज और फसल तो होती है, उसके अलावा पशुपालन जो करते हैं उसको भी हम कृषि में इंक्लूड करते हैं। वानिकी यानी जो उद्यान वगैरह करते हैं उसको भी उसी में करते हैं, और मत्स्य यानी जो मछली पालते हैं, और रेशम कीट पालन जो होता है उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। भारत की लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की जो 55% जनसंख्या है उसकी आजीविका का मतलब ये है कि उनका घर चलता ही सिर्फ कृषि के ऊपर ही, और कोई उनके पास कमाई का रिसोर्स नहीं है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य है, और 4% भूभाग पर चारागाह है। 51% पर कृषि कार्य होता है, 4% पर चारागाह है, तथा लगभग 21% भूभाग पर वन एवं 24 भूमि बंजर है। 24% जो भूमि है वो बंजर है, और 51% भूमि पर कृषि कार्य होते हैं, यानी कृषि से जो रिलेटेड कार्य है वो होते हैं, और 4% भूभाग चारागाह के लिए उपयोग किया जाता है। 21% भूभाग पर वन है, तथा बिना उपयोग की गई है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 53.1% था, जो कृषि 1990-51 में कम होकर 29.6% तक गया। कृषि एक संबद्ध क्षेत्र का वास्तविक सकल मूल्य वर्धन 2024-25 के दौरान 3.8% बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि पिछली वर्ष यानी 2023-24 के दौरान 1.4% की वृद्धि देखी गई थी। ये 24-25 का है, यानी पिछले साल का है। अभी 26 चल रही है, और ये 23-24 है। तो सर्वे होता है ना, उसके अंदर जो वो पिछले साल का बताया जाता है, जो बजट आता है ना उसके अंदर निर्धारित किया जाता है कि हम आगे क्या करेंगे। अभी 26 चल रही है, तो जो 27 का बजट आएगा ना उसके अंदर 26 का बताया जाएगा कि हमने 26 के अंदर कृषि में क्या क्या उत्पादन किया, और उसमें हमें कितना फायदा हुआ, कितना क्या बेनिफिट मिला हमें कृषि कार्यों से। ये चीजें बताई जाएंगी 27 में है, क्योंकि 26 में अभी होगा कंप्लीट, तो 27 में उसकी काउंटिंग होगी। फिर है कृषि योग्य भूमि। कौन कौन सी भूमि है जो कृषि योग्य है? स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। कितनी? 5 गुना वृद्धि हुई है। बढ़ती जनसंख्या, मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था जब भारत के अंदर खाने के लिए आजादी के बाद खाने के लिए खाना तक नहीं था। हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक एक टाइम का आप लोग खाना छोड़ो, ताकि अगर एक टाइम भारत के नागरिक खाना नहीं खाएंगे तो बहुत सारा अनाज बच जाएगा और बाकी आगे उसकी पूर्ति हो जाएगी, मतलब आगे के लिए बच जाएगा। ऐसा भी एक टाइम आया था, लेकिन उसके बाद में जो चेंजेस आए ना, उस चेंजेस की वजह से आज भारत यहाँ खड़ा है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार, मतलब कृषि भूमि जो है ना उसको और अलग क्षेत्रों में जैसे औद्योगिकरण में यूज किया जाता है। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, मतलब शहर में जो पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, जिस वजह से आधा जो कृषि की भूमि है वो शहरों में मिला ली जा रही है। तो इस वजह से जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। कृषि योग्य भूमि के लगातार घटने के प्रमुख कारण पिछले 3 दशकों में गांवों के लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन शहरों की चपेट में आ गई है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ रहा है। मतलब 20 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो शहरों की चपेट में आ गई है, गाँव की, जो जहाँ पे फसल हो सकती थी, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनका पेट भी तो भरना पड़ेगा ना। तो अब ये एक नई चुनौती क्रिएट हो रही है कि भूमि जो है वो तो खेती योग्य बची नहीं है, क्योंकि उसका तो औद्योगिकरण के लिए अलग से चाहिए, फिर शहरीकरण हो रहा है तो वहाँ पे अलग से भूमि चाहिए। जो खेती करने लायक जमीन है उसको भी शहरीकरण किया जा रहा है। तो जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए फिर किसान खेती कहाँ करेगा, और इसका फिर जो जनसंख्या बढ़ेगी इसका पेट कहाँ से भरा जाएगा, इसके लिए अनाज कहाँ से आएगा। ये एक चुनौती प्रेजेंट टाइम में भारत के सामने खड़ी है।
इस संबंध में खाद्यान्न और तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने में नवीनतम तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्यान्नों और तिलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी है और औद्योगिक का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर है। भारत सामान्य भूमि उपयोग, भारत का सामान्य उपयोग मतलब भारत के अंदर जितनी भूमि है उसको किस किस में यूज किया जा रहा है, सबसे ज्यादा भूमि कहाँ है और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड नंबर पे कौन सी है? क्षेत्रफल और प्रतिशत है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 306.48 भारत का। उसमें से भू उपयोग का कुल सिंचित क्षेत्र, सिंचित जो क्षेत्र है वो है 93.23 है। उसके बाद में वनों का क्षेत्र, मतलब भारत की कुल भूमि में वन जो है वो कितने क्षेत्रफल पर है, तो 72.00 है। फिर मानव वनावरण के तहत रिपोर्टेड क्षेत्र का प्रतिशत है 25.17 प्रतिशत है, वो क्षेत्रफल नहीं, प्रतिशत है उधर 21.9 है। सकल फसलीकृत क्षेत्र है 200.20। फसलीकृत क्षेत्र के तहत रिपोर्टेड का प्रतिशत 64.93%, वो प्रतिशत में है, ये इधर क्षेत्रफल के अंदर है। निवल बुआई क्षेत्रफल 141.00, निवल बुआई क्षेत्र के तहत रिपोर्टेड का प्रतिशत 45.00, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 60.79, फसलीय तीव्रता 43.60%, निवल सिंचाई क्षेत्र 68.68, नहरों का क्षेत्र, निवल सिंचाई क्षेत्र के अंदर निवल जो सिंचाई क्षेत्र है टोटल उसमें 68.68 है। फिर इसको भी कई जगह बांटा गया है, निवल क्षेत्र को भी, निवल सिंचाई क्षेत्र को भी। नहरों में, ट्यूबवेल में है, तो नहरों से जो सिंचाई होती है वो होती है 15.51%। उसके बाद में ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो 32.93% की होती है। सकल सिंचाई क्षेत्र जो है वो 98.15 है। उसके बाद सिंचाई की तीव्रता 142.97 है, जो सिंचाई की तीव्रता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत का जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है और उसको क्यों स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र की। और कृषि भवन नई दिल्ली के अंदर है इसका। स्वरूप, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षण कार्यों के लिए भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है। कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्र है, उसके अंदर संबंध यानी पशुपालन, मत्स्य और वानिकी वगैरह है क्षेत्र, उनमें अनुसंधान और शिक्षा कार्य, मतलब उसमें अनुसंधान कर सको आप और उसके अंदर शिक्षा की डिप्लोमा वगैरह, अगर एग्रीकल्चर में कोई डिप्लोमा करना चाहता है तो वो कर सके। भारत सरकार का यह एक स्वायत्त संस्थाई क्षेत्र है, निकाय है। उद्देश्य, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना और उनके बारे में कृषि क्षेत्र से संबंध लोगों को शिक्षित करना है, ये इसका उद्देश्य है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई। वर्तमान में यह पंतनगर में स्थित है और इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम है, जो 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किया गया। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक मोहिंदर सिंह रंधावा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक, भारतीय जो कृषि उसका इतिहास, मतलब पहले कैसी, ऋग्वेदिक काल में, यजुर्वेदिक काल में, मुगल के अंदर सल्तनत काल में और अंग्रेजों के काल में भारत की कृषि कैसी थी, उसका जो पूरा इतिहास है उसके ऊपर एक बुक लिखी है और वो बुक किसने लिखी है? रंधावा साहब ने लिखी है, मतलब मोहिंदर सिंह रंधावा ने। भूमि सुधार, भूमि के अंदर कौन कौन से सुधार अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, जैसे आपने पहले इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं वो, अंग्रेजों के टाइम के अंदर कौन कौन से किसी सुधार किए गए थे, वो सारे आपने पहले पढ़े होंगे हिस्ट्री में जो पढ़ा होगा उसमें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से कृषि सुधार है हम उस पर बात करेंगे। हैं औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी, रेतवाड़ी और महलवाड़ी, ये पढ़ी थी ना, महलवाड़ी, जमींदारी, रेतवाड़ी क्या है? कृषि व्यवस्था में कृषकों की भूमि से जुड़ाव अधिक नहीं रहा था, परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादकता काफी कम और जोत के आकार का वितरण प्रारूप भी अत्यधिक असमान हो गया था। मतलब जमींदारी, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, ये जो प्रथा थी ना, जो अंग्रेजों के टाइम में थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि उनको भारत के जो कृषक थे ना, उनसे कोई मतलब नहीं था।
उनको सिर्फ अपना बेनिफिट देखना था कि हमें वो क्या कहते हैं प्रणाली चलानी है जिसके अंदर हमें फायदा हो। अंग्रेज बस ये चाहता था कि हमें ये जो कृषक है इनका खून चूसना है, तो उनको तो वो प्रणाली लानी थी जिससे उनका खून चूस सके और अपना फायदा कर सके, हैं। तो उन्होंने सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे उनको फायदा हो। लेकिन अपनी जो भारत सरकार थी आजादी के बाद में, उन्होंने कृषकों के लिए ऐसा किया कि जिसमें क्या कहते हैं कृषक का भी पेट पाल सके, कृषक को भी फायदा हो और हम भी अपने देश को आगे चला सकें, और जो जिनके पास नहीं है अनाज उनके पास अनाज की पूर्ति भी कर सके और बाहर देश से बाहर निर्यात भी कर सके, ताकि बाहर विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ सके और उधर भी इकोनॉमी की भी स्ट्रांग बना सके। इस तरीके से भारत सरकार ने फिर नीतियां बनाई है अपनी। उत्पादकता काफी कम और जोत के आकार का वितरण प्रारूप हो गया था। हाँ, छोटे आकार की जोतों में कृषि का पर्याप्त विकास संभव नहीं था। भूमिहीन मजदूरों की संख्या बहुत अधिक थी, जो कि भूमि के असमान वितरण का परिणाम था। स्वतंत्रता के बाद इन चुनौतियों पर ध्यान देते हुए सन 1949 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे। भूमि सुधार 1949 में भूमि सुधार कानून बनाया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। हदबंदी, हदबंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई व अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। हदबंदी का मतलब इन्होंने ये बोला है कि एक आदमी के ऊपर ये सीमा निर्धारित की कि इस इंसान के पास इतनी ही भूमि रहेगी। जैसे कि आप मुझसे मानो कि मेरे पास सरकार ने ये बोल दिया कि 10 एकड़ भूमि होगी तो 10 एकड़ ही भूमि होगी। अगर मेरे पास 15 एकड़ भूमि है तो सरकार वो जो बची हुई 5 एकड़ भूमि है वो उसको दे देगी जिसके पास भूमि नहीं है, और वो फिर वहां खेती करेगा और अपना पेट पालेगा, और बाकी जो बचेगी उसमें सरकार को देगा। भूमिहीन वितरित कर दी गई ये है। और चकबंदी, चकबंदी के द्वारा जोत के आकारों को और छोटा होने से रोकने व भूमि को एकत्र कर बड़ी जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि पर दिया गया। चकबंदी मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में संभव होती थी जहां पर संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होती, इसलिए चकबंदी का 80% क्रियान्वयन हरित क्रांति के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही हो पाया। अन्य प्रदेशों में चकबंदी अपेक्षाकृत सफल रही। चकबंदी का मतलब क्या है कि जैसे एक बाप के 3 बेटे हैं, तो 3 बेटों को जैसे 15 बीघा जमीन है, उसकी 15 एकड़ जमीन है, तो वो 3 बेटों में बांटेगा, तो वो उसको कर देगा 5-5 जगह पे, तो वो छोटे-छोटे टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से अच्छे से उपज होती नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया, उनको इकट्ठा कर दिया है, और इकट्ठा करके फिर उसकी चकबंदी कर दी कि भाई हाँ, अब तुम सारे इसी के अंदर कर लो, जो अनाज होगा उसको बांट दिया जाएगा, है। तो इस हिसाब से सरकार ने चकबंदी लगाई। जो इसका ज्यादातर फायदा वहीं हुआ जहाँ उपजाऊ भूमि ज्यादा थी, हाँ, और लंबे लंबे खेत थे, मतलब लंबी लंबी भूमि थी, ऐसा नहीं बीच में इधर पहाड़ आ गया इधर ये आ गया, वैसे कुछ नहीं था। तो काश्तकारी सुधार सुधार इसके माध्यम से किसानों को जोत का अधिकार प्रदान किया गया तथा जमींदारों के अन्याय से उनकी रक्षा की गई। काश्तकारी सुधार के कार्य भी बहुत कम राज्यों में हो सके। इसके बाद किसानों को जोत का अधिकार प्रदान, मतलब किसानों को ये बोला गया कि आप जोत का बो सकते हो खेती को, और जमींदारों के अन्याय से उनकी रक्षा, जमींदार जो अन्याय करते थे उनसे भी उनकी रक्षा की गई। भूदान आंदोलन, ये विनोबा भावे थे, उन्होंने भूदान आंदोलन किया था। भूमि के मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन होती थी, जो अमीर अमीर सेठ होते थे, वो अपनी जमीन भूमि में दान में दे देते विनोबा भावे को, और फिर विनोबा भावे ने वो जो भूमि थी, वो जिनके पास नहीं भूमि थी उनको दे देते ताकि वो उसके अंदर खेती करके और अपना आजीवन चला सके, और क्या कहते हैं वो देश को भी सहयोग कर सके। लेकिन इनको जितनी भूमि दी गई, लास्ट में फिर पता चला कि वो सारी अनुपजाऊ थी। तो चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किए गए भूदान आंदोलन अतिरिक्त भूमि स्वेच्छा अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया, परंतु भूदान आंदोलन एवं प्रशासन में तालमेल न होने के कारण दान की गई भूमि का दान प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुई। मतलब जिनको देनी थी उनको नहीं दे पाए ये, क्योंकि भूदान आंदोलन एवं प्रशासन में तालमेल, मतलब जो प्रशासन था उनमें और जो भूदान आंदोलन था, इनके आपस में सोच विचार मेल लिखा है, जिसकी वजह से इसका कोई अच्छा निष्कर्ष निकला नहीं। और जो भूमि इनको मिली भी थी वो सारी अनुपजाऊ थी, तो जिनको पहुंचनी चाहिए थी, जिनको दान देनी चाहिए थी, उनको नहीं दे पाए ये। कृषि संगणना, कृषि संगणना ये होती है 5 साल में एक बार, है। 2015-16 जोत का आकार, कुल जोतों की संख्या का प्रतिशत, ये प्रतिशत में है, वो क्षेत्रफल में है। सीमांत 1 हेक्टर में 86.8 और 46.94, छोटे हेक्टर 1 से लेके 2 तक है, वो है ही नहीं। अर्ध माध्यम 2 से लेके 4 हेक्टर, मध्यम 4 से लेके 10 हेक्टर, तो जो मध्यम है वो 13.35 कुल जोतों की संख्या का प्रतिशत है ये, है, और ये क्षेत्रफल का प्रतिशत है 43.99। बड़े 10 से अधिक जो है, 10 एकड़ से जो अधिक है 10 एकड़ से, वो 0.97 से 9.07 तक। भारत में फसल ऋतुएं, भारत में 3 शस्य ऋतुएं, रबी, खरीफ और जायद।
भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की होती है, खरीफ की होती है, जायद। रबी वो है जो सर्दियों में होती है, मतलब जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ जो है वो जुलाई क्या कहते हैं वो मई जुलाई में हाँ, जुलाई अगस्त में बोई जाती है। नहीं, सॉरी, जो ये जो रबी की जो फसल है, ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और फरवरी मार्च में काटी जाती है। और जो खरीफ की फसल है, वो बोई जाएगी मई जून के अंदर और फिर अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती है। और जायद की है, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जुलाई अगस्त तक काट ली जाती है। इस तरीके से है, हाँ। तो फसलें कौन-कौन सी फसलें, प्रमुख फसलें और बुआई की अवधि कौन सी है और कटाई की अवधि, जो मैंने अभी आपको समझाई थी, वही चीज़ ये दे रखी है यहाँ। रबी की फसलें शीतकालीन फसल हैं। इसके अंदर आती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू आदि की जो फसलें हैं वो सर्दियों की फसल जो रबी वो ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, हाँ। और खरीफ की फसलें यानी ग्रीष्मकालीन इसके अंदर आता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। ज्यादातर जो दलहन फसलें हैं वो होती हैं खरीफ की फसल में, है। ये जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। फिर उसके बाद में आती है जायद की फसल, जो शीत और एवं ग्रीष्म के मध्य की जो फसल है। इससे तरबूज, खरबूजा, अभी जो मौसम चल रहा है ना वो यही चल रहा है, जायद की फसल का चल रहा है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती, सब्जियों की और फल फ्रूट्स की खेती होती है। ये है, ये मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और जून और जुलाई में काट ली जाती है। जून और जुलाई में ये काट ली जाती है। रबी, भारत में मुख्य रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर और नवंबर के माध्यम से बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च और अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, अरे वेट, विक्षोभ से होने वाली वर्षा इस फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मेरा जो पीपीटी बनाने वाला है ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो नींदों में रहता है। मतलब ये जो मैंने आपको पीछे टेबल में समझाई, सेम वही चीज दे रखी है ना, यहाँ वो टेबल में दे रखी है और ये क्या कहते हैं उसमें थ्योरी में दे रखी है, पॉइंट वाइज दे रखी है और वो टेबल में दे रखी है। मतलब ये पैराग्राफ वाइज दे रखी है और वो टेबल में दे रखी है, लेकिन चीज सेम ही है। मेरे जो पीपीटी बनाने वाला ना, उसने सारी जगह यही काम कर रखा है। हर हर पूरे सारे जो जितनी भी पीपीटी बनाई ना, उनमें सब में उसने यही किया, टेबल वाइज अलग समझाया उस चीज को और उसी चीज को पैराग्राफ वाइज अलग समझाया। पूरी पीपीटी में कर रखा, आज मैं जाके उसको बताती हूँ। हाँ, तो और वैसे आपको इस चीज़ से फ़ायदा भी है। ये फ़ायदा है कि आप खुद देख पाओगे कि पैराग्राफ साइज़ जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है उसमें और टेबल के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है उसमें क्या डिफरेंट है। जो ताकि क्योंकि मेंस के अंदर क्या आप अगर पैराग्राफ वाइज़ लिख के आओगे ना, उसमें आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो टेबल वाइज़ लिख के आओगे ना, उसमें आपको मैपिंग और टेबल वाइज़ अगर आप लिख के आओगे ना, उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हैं, तो आप खुद भी देख रहे हो कि यहाँ जो पीपीटी बनी हुई है ना, उसमें टेबल वाइज़ जो लिखा हुआ है, जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है और जल्दी समझ में भी आ रहा है कि जल्दी 1-2 शब्द पढ़ते समझ में आता है कि सामने वाला क्या समझा रहा है और खूबसूरत भी दिख रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी इसकी बजाय ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो आप इससे आपको एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि मेंस के अंदर टेबल वाइज़ या मैपिंग के थ्रू करके आना है, पैराग्राफ वाइज़ नहीं करना है। ओके? मेरा जो पीपीटी बनाने वाला है वो आपको एक सीख दे रहा है ये, कि टेबल वाइज़ करके आना है, इसके पैराग्राफ वाइज़ नहीं करके आना है। वो आपका बहुत भला सोच रहा है। जो एक काम को 2-2 बार एक क्या फ़ायदा कर रहा है वो? ये फ़ायदा कर रहा है, एक तो मैं 2-2 बार पढ़ा दे रही हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, तो आपको याद हो जाएगा, क्लिक करेगा माइंड में बार-बार। और एक दूसरी सीख आपको ये दे रहा है कि हाँ, टेबल वाइज़ देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, तो आपको टेबल वाइज़ करके आना है, थ्योरी वाइज़ नहीं करना है, पैराग्राफ वाइज़ नहीं करना। 2 सीख दे रहा है आपको मेरा पीपीटी बनाने वाला। ओके, नेक्स्ट इधर आ जाओ। हाँ, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय जून और जुलाई के साथ उगाई जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में की जाती है। कहाँ पे की जाती है चावल की फसलें? मुख्य असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये सबसे ज्यादा चावल खाने वाले राज्य भी यही हैं। ओके, जायद, रबी और खरीफ की फसल के ऋतुओं के बीच के ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम जायद की फसल कहते हैं। देखो बेटा, मेरे हिसाब से है अपने जो भारत के अंदर है, अधिकतर किसानों के घर से
स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब गाँव से रिलेटेड हर इंसान होता है। हर स्टूडेंट जो वो गाँव से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, या तो वो खुद गाँव में रहते हैं, और अगर खुद गाँव में नहीं रहते तो उनकी सोसाइटी का या उनके घर का कौन-कौन मेंबर रहता है जो छुट्टियों में वहाँ आते-जाते रहते हैं, चाहे वो समर वेकेशंस हो चाहे विंटर वेकेशंस हो। तो सबको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्यों ये सारी चीज़ें सुनी हुई होंगी। और वैसे भी घर के अंदर भी हम ये चीज़ें सारी सुनते ही रहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मुँह से भी ये सारी चीज़ें सुन, क्योंकि वो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सारे खेती क किए हुए, शहरों में रहने वाले ना वो भी खेती के अंदर किए हुए हैं, और उनकी सोसाइटी गाँव से है। तो अच्छे से समझ में आ रहा हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। प्रमुख खाद्य फसलें, कौन-कौन सी फसलें हैं जो खाद्य फसलें हैं? खाद्य फसल का मतलब क्या होता है? जो खाने लायक होती हैं, जिन्हें हम खाते हैं। व्यापारिक फसलें वो होती हैं जिनको हम व्यापार के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब कि हम उन्हें बेच के पैसा कमाते हैं और उस पैसे को हम किसी और ज़रूरत के अंदर लगाते हैं। और खाद्य फसलें वो हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, वो सिर्फ़ हम इसलिए उगाते हैं कि हमें घर में खाने के लिए चाहिए, वो हमें बेचनी नहीं है। हाँ, और बाकी जो फसलें हैं जैसे कपास वगैरह वो सरसों है, इसको हम बेचते हैं क्योंकि व्यापारिक फसलें हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे खाद्य फसलों के बारे में है। तो पहले है चावल या धान। भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। कहाँ? भारत के अंदर। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह फसल जून से अगस्त के बीच बोई जाती है। कहाँ से? जून के अगस्त के बीच। एक चीज़ और है, साउथ इंडिया के अंदर कुछ स्टूडेंट होंगे जो साउथ इंडिया के भी पढ़ रहे होंगे, तो साउथ इंडिया का मौसम थोड़ा नॉर्थ इंडिया से अलग है। तो साउथ इंडिया की कुछ फसलें ऐसी हैं जो जब नॉर्थ इंडिया में होती हैं, उसके अलावा साउथ इंडिया में होती हैं। मतलब वो दोनों मौसम में भी हो जाती हैं साउथ इंडिया में, मगर नॉर्थ इंडिया में नहीं होती हैं। तो थोड़ा-सा पैटर्न कुछ-कुछ पैटर्न है जो फसलों का साउथ इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा-सा चेंजेस होगा। हाँ, जैसे चावल है वहाँ पे आप साउथ इंडिया का मौसम सेम रहता है, गर्मी-सर्दियों में सेम रहता है वो, हाँ, क्योंकि वो कुछ तो समुद्र के किनारे, कुछ विषुवत रेखा के किनारे है तो सेम सा मौसम रहता है। तो वहाँ पे दोनों फसलों में भी उगा सकते हैं चावल, लेकिन अपने नॉर्दर्न इंडिया में नहीं उगा सकते। इसलिए वो अपनी जो इसलिए जो स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के पढ़ रहे हैं, वो अपनी जो क्लाइमेट है अपने वहाँ का, उसके हिसाब से समझ लेना चीज़ को। कनेक्ट कर लेना कि हाँ, अपने यहाँ का मौसम थोड़ा अलग है, नॉर्दर्न का मौसम थोड़ा अलग है। हैं? कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हैं? फिर भी अगर कोई नई चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, समझा दूँगी। जनवरी के बीच काटी जाती है। इस फसल को अमन, साली या अगहनी आदि नामों से भी जाना जाता है। किस नामों से? अमन, अमन इंसान का नाम होता है, साली, साली तो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, या अगहनी, अगहनी ये थोड़ा-सा हार्ड वर्ड है, इसको भी याद कर लेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ब्रिलियंट माइंड है। दिमाग से ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कुछ नहीं है, और वो हमें भगवान ने फ्री में दिया है। आप अगर अपने दिमाग को सही यूज़ करो ना, तो आप दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आप हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस चीज़ के दम पर हम दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, वो चीज़ हमें भगवान ने फ्री में दी है। दिमाग हमें भगवान ने फ्री में दिया है। तो ब दिमाग के दम पे इंसान फर्श से अर्श तक पहुँच सकता है। तो आपके पास इतना दिमाग है कि आप हर चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हो। जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। कूल और काल्म होके लेक्चर को सुनिए एक बार। पता है फ़र्क क्या होता है? एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। उन्हीं में से वो बच्चा भी पढ़ता है जो फर्स्ट रैंक लाता है, और वो बच्चा भी पढ़ता है जो सेकंड रैंक लाता है, और वो बच्चा भी पढ़ता है जो फेल होता है। उसमें फ़र्क क्या होता है? उसमें फ़र्क ये होता है कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया है ना, उसने उस चीज़ को एक बार, 2 बार में समझ लिया है, और जो फेल हो गया है उस बच्चे ने उस पे फ़ोकस नहीं किया। अदरवाइज़ माइंड का कोई फ़र्क नहीं होता है। माइंड सब में सेम होता है, एक जैसा होता है। डिपेंड करता है कि अपन फ़ोकस किस चीज़ पे करते हैं। इंसान को वही चीज़ मिलती है जहाँ उसका फ़ोकस होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम फ़ोकस कहाँ कर रहे हैं। आप जो फ़ोकस करोगे लाइफ़ में वही चीज़ मिलेगी आपको, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसलिए अपने माइंड को अच्छी जगह फ़ोकस करके रखो। हाँ, सिर्फ़ इतना सा फ़र्क हो सकता है कि किसी इंसान को 1 बार बोलने से याद हो जाता है या 2 बार हो जाता है, और किसी को 3 या 4 बार बोलने से याद हो जाता है। तो इसमें क्या मसला है, आप थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ लो। वो अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 1.5 घंटे पढ़ लो। इतना ही है बस। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो हासिल नहीं कर सकता है इंसान, कर सकता है। इधर आइए अब, हाँ, चावल की कृषि को 2 प्रमुख विधियाँ हैं। चावल की जो कृषि है उसको हम 2 प्रमुख विधियों से उगा सकते हैं। तो उसमें है बीज छिड़काव, मतलब बीज को ऐसे छिड़क के ऐसे-ऐसे छिड़कते ना, ऐसे छिड़क करके। इसका प्रचलन उन क्षेत्रों में है जहाँ श्रम की कमी, वर्षा का अभाव, यानी श्रम की कमी है और वर्षा का अभाव है, और मिट्टियाँ अनुर्वर हैं। अनुर्वर यानी उपजाऊ नहीं है। और पौधारोपण यानी जो पौध बनाते हैं पौधे, उसकी इतनी-इतनी जब वो पौध हो जाती है ना, तो पूरे खेत में पानी भरा हुआ होता है और उसको ऐसे-ऐसे करके बोते हैं। मैंने साउथ इंडिया में देखा, नॉर्दर्न इंडिया में तो नहीं देखा, क्योंकि मेरा बचपन साउथ इंडिया का है, तो मैंने वहाँ देखा था। तो बोते हैं ऐसे करके। आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो।
इसका प्रचलन डेल्टाई तथा बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में है। पौध प्रतिरोपण विधि का विकसित रूप जापानी विधि कहलाता है। यानी पौध जो उगाते हैं वो जापानी विधि का हम जापानी विधि से ये चीज हमने सीखी थी कि पहले पौध बनाओ, उसके बाद में उसको पूरे खेत में उगाओ, जो भारत में वर्ष 1953 से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? 1953 से। कौन से साल से शुरू हुआ था? 1953। चावल की फसल के लिए 25 डिग्री औसतन तापमान तथा 150 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल को कटोरा। कौन सा? कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र है उसको। 25 सेंटीग्रेड औसतन तापमान, 150 सेंटीग्रेड। चावल उत्पादक एवं क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन? 3 राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। उत्पादक क्षेत्रफल, तेलंगाना 16.87 मीटर टन। हाँ। उत्तर प्रदेश 15.99 मीटर टन। पश्चिम बंगाल 15.59। हाँ। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में? उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो होता है 12.33% क्षेत्रफल में। ये 2022-23 का है, ये 2023-24 का आंकड़ा है। हाँ, पश्चिम बंगाल में 23-24 के अंदर तेलंगाना में, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में, और 22-23 में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर तेलंगाना में। यानी जो तीसरे नंबर पर था 2022-23 में, वो इधर पहले नंबर पर आ गया 23-24 के अंदर। हाँ, और 10.59 पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में 9.75%। मतलब कहने का ये है कि किसी साल किसी राज्य में ज्यादा हो जाते हैं, किसी साल किसी राज्य में ज्यादा हो जाता है। डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का उस वक्त उस साल कितनी बारिश हुई, कितनी पानी मिला, उस पे उन सब पे डिपेंड करता है। और एक चीज डिपेंड करती है कि कितने किसानों ने कौन सी खेती ज्यादा की। अगर एक साल ऐसा होता है कि सभी किसान चावल बो देते हैं, किसान ऐसा होता है कि एक साल सभी किसान गेहूं बो देते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से भी जो ये आंकड़ा है जो स्टेट्स का, वो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ 2022-23 के अंदर उत्तर प्रदेश है और यहाँ तेलंगाना है 23-24 में। तो ये भी है एक फैक्टर। फिर गेहूं, भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। मतलब चावल के बाद में गेहूं जो है वो भारत के जो नागरिक है वो सबसे ज्यादा खाते हैं। विश्व में गेहूं का उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए सामान्य 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। बोते समय 10 सेंटीग्रेड और वर्धन तथा समय 15। जब वो उगते हैं उस वक्त जब बोते हैं तो 10 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जब वो उगते हैं तो 15 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और कटाई पकते समय 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। लगभग 800 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा आवश्यक रहती है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्में हैं: सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंदिका, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी आदि। गेहूं की फसल के रोग, गेहूं की कौन, ये जो है ये गेहूं की जो फसल है उसकी किस्में हैं, यानी अलग अलग टाइप की गेहूं की प्रकार हैं ये है। तो इसमें आता है सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंदिका, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी आदि। याद कर लेना ये नाम। और गेहूं की फसल के रोग, कौन कौन से रोग हैं जो गेहूं की जब फसल उग रही होती है उस वक्त उसमें होते हैं? तो वो है पीला कीट, भूरा कीट, काला कीट, करनाल बंट। गेहूं का एक कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनित, फंगल। कवक का मतलब होता है फंगल। इन नामों को ठीक से याद कर लेना: पीला कीट, भूरा कीट, काला कीट, करनाल बंट। गेहूं का एक कवक जनित रोग। ये जो मैं आपको दे रही हूँ इस तरीके से लिखा के पढ़ा रही हूँ पीपीटी, ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको भी कंटेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए है। और क्या कहते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो मेरे नंबर है उसमें मेरे नंबर हैं 95 71 29 78 16। इस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पीपीटी उसके ऊपर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे ही जो कंटेंट मैं आपको यहाँ दे रही हूँ इसको भी आप नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि जब फिजिकली हम कोचिंग में जाके पढ़ाते हैं वहां बोल के वर्बली हम बच्चों को आराम से लिखा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे इस तरीके से आपको ये कंटेंट देना पड़ रहा है, ताकि आपकी सुविधा के लिए आप आराम से जब चाहो तब उसका नोट्स बना के तैयार कर सकते हो। गेहूं उत्पादन एवं क्षेत्रफल वाले शीर्षक 3 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उन राज्यों के अंदर गेहूं उत्पाद किया जाता है?
तो 2022-23 में कौन से स्टेट में ज्यादा हुई थी और 2023-24 में कौन से? 23-24 के अंदर उत्तर प्रदेश 35.34 मीटर टन, मध्य प्रदेश 22.58 मीटर टन, पंजाब 17.74 मीटर टन। उसके बाद में क्षेत्रफल के अंदर 2022-23 में फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब सेम है। मोटा अनाज, वर्तमान में भारत में उगाए जाने वाले 3 प्रमुख मोटे अनाज फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी कौन से? ज्वार, बाजरा और रागी जो है ये मोटे अनाज सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं भारत के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के अंदर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है यूएन ने है। ये करंट के अंदर भी ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये जो यहाँ ट्रेडिशन में डाला इन्होंने। घोषित किया मोटे अनाज को केंद्रीय बजट 24 में श्री अन्न कहा गया है। तो बजट 2023-24 का जो मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया है। मोटे अनाज का उत्पादन एवं क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य। मोटे अनाज जो वो सबसे कौन से 3 राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा खाए जाते हैं? हाँ, तो उगाए जाने 2023-24 के अंदर राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। 2022-23 में राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये 2 तो सेम है। यहाँ ये तीसरा चेंज हो गया, इधर महाराष्ट्र आ गया, इधर मध्य प्रदेश आ गया। थोड़ा सा अच्छे से फोकस्ड करके स्टडी कर लेना। ज्वार, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार जो है सबसे ज्यादा मिलेट में मोटे अनाज की फसलें। हाँ, तो जो गेहूं और चावल के बाद में ज्वार जो है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाई जाती है, तीसरे नंबर पे आती है। ज्वार एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और भारत जो है वो उष्णकटिबंध में स्थित है। इसके लिए सामान्य 27 से लेके 32 डिग्री तापमान एवं 30 से 65 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता होती है। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। इसके लिए 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान और 40 से 50 सेंटीग्रेड वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरा जो है अफ्रीकी मूल का पौधा और इसके लिए 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक का तापमान माना जाता है। तापमान और 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनुकूल मानी जाती है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। कहाँ का है? अमेरिकी मूल का, जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु निम्न कोटि की मिट्टी और अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियां उगाई जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक महत्वपूर्ण फसल रही है। आपने हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में जौ का नाम पढ़ा होगा, आपने जौ के बारे में पढ़ा होगा। ये तभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल रही है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी तथा भौगोलिक दशा है। मैंने बोला ना, मेरे जो पीपीटी बनाने वाला है ना, उसको आप लोगों की बहुत ज्यादा टेंशन है। वो आप लोगों को हर तरीके से समझा के मानेगा, साम दाम दंड भाद भेद कुछ भी करके आपके दिमाग में पूरा कंटेंट डाल के छोड़ेगा मेरा पीपीटी बनाने वाला। हाँ, फिर बची हुई कसर मैं पूरी कर देती हूँ कि एक शब्द को 4 बार बोलती हूँ कि बार बार माइंड में क्लिक करे आप लोगों के और आप जल्दी याद कर लो उस चीज को। ये जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी ना, उसको टेबल में यहाँ दे रखा है, टेबल साइज में। तो फसल धान, जन्म स्थान इंडो चाइना, जलवायु उष्ण, तापमान 20 से 27 सेंटीग्रेड, वर्षा 150 सेंटीमीटर, मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। फिर मक्का के लिए जन्म स्थान मध्य अमेरिका, जलवायु उपोष्ण कटिबंध है, तापमान 21 से 27 सेंटीग्रेड और वर्षा 60 से लेकर 120, दोमट मिट्टी चाहिए। उसके बाद में ज्वार, भारत, इसका जन्म स्थान भारत है, उष्ण कटिबंध होना चाहिए, 27 से 32 सेंटीग्रेड होना चाहिए, 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद में फिर बाजरा अफ्रीका मूल का है, उष्ण कटिबंध होना चाहिए, 30 से 35 सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होना चाहिए और वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर और मिट्टी होनी चाहिए बलुई है। फिर है गेहूं, मध्य एशिया से आया है, समशीतोष्ण का पौधा है, 15 से 25 सेंटीमीटर के मध्य तापमान होना चाहिए और 50 से 75 बारिश होनी चाहिए सेंटीमीटर और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। फिर है जो चीन से आया है, समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, 10 से लेकर 18 सेंटीग्रेड तापमान, 70 से लेकर 90 सेंटीग्रेड तक वर्षा होनी चाहिए और बलुई मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए, किसके लिए? गेहूं के लिए। दलहन, पल्सेस, दालें, अधिकांश फलीदार फसलें होती है। मतलब जितनी भी जो दालें हैं ना, वो फलीदार फसलें होती है, यानी हर दाल की फली आती है, कोई एक दो को छोड़ी। और सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, वो पाया जाता है दालों के अंदर। और प्रोटीन जो होता है इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्रोटीन की कमी से काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो दालें खाना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो दाल बनाया करो और खाया करो। अपने घर में मम्मियों को बोला, मम्मी हफ्ते में 2 दिन दाल बनाया करो।
ये अपनी जो सेल्स होती है ना बॉडी की, वो रीजनरेट होती है ना, तो जो ज़्यादा प्रोटीन खाता है ना, उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके होती है फिर। ओके। दालें अधिकांशतः फलीदार फसलें होती हैं तथा प्रोटीन से समृद्ध होती हैं। दलहनी फसलों में वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। वायु से क्या? नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। राइबोजियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। केंद्रीय बजट 25-26 में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई थी। कौन सा बजट? 2025-26 के बजट के अंदर दलहनों को बढ़ाने के लिए दलहनीय आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई थी। फिर है तिलहन। तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत है तथा भोजन पकाने का माध्यम है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। तिलहन फसलों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। तो तेल निकालने तो फिर वसा तेल के अंदर ज्यादा होता है। मूंगफली मूलतः ब्राजील का पौधा है। मूंगफली ब्राजील, जिसे 16वीं शताब्दी में भारत में लाया गया था। चीन के पश्चात भारत में विश्व का दूसरा सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन देश है। पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। और सोयाबीन प्रोटीन तथा खाद्य तेल का उत्तम स्रोत है। प्रोटीन और खाद्य तेल, सोयाबीन का तेल भी होता है और प्रोटीन दाल भी होती है, तो इसके लिए ये प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। भारत में सोयाबीन की खेती वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में 2021 और 22 में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती हुई थी। नेक्स्ट है कपास भारत का देशज पौधा है। क्या है? देशज पौधा है भारत का। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में। काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है दक्कन के पठार में। महाराष्ट्र में स्वर्ण का सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफेद सोना इसलिए क्या जाता है? क्योंकि कॉटन निकलता है ना कपास से। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। जूट, भारत में जूट का बृहत्तम उत्पादन है। जूट अंग्रेजों के टाइम में भी बहुत ज्यादा होता था और मुगल टाइम में भी बहुत ज्यादा होता था। जो विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। जूट को सुनहरा रेशा क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा भी कहा जाता है जूट को। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं भारतीय मूल का पौधा है। भारत की प्रथम चीनी मिल वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। चाय मूलतः दक्षिण चीन में यूनान के पठार पर पौधा है। चाय मूलतः दक्षिण चीन में यूनान के पठार का पौधा है। यूनान के पठार का पौधा है चाय। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आसाम। आसाम के अंदर सबसे ज्यादा चाय होती है। कहवा या कॉफी? कहवा अबिसिनिया, क्या? अबिसिनिया पूर्व अफ्रीकी उच्च भूमि, अफ्रीका की पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि है, उसको हम बोलते हैं अबिसिनिया। वहां पे कॉफी की शुरुआत हुई थी। का मूल पौधा है जिसे सर्वप्रथम बाबा बुदन पहाड़ियों कर्नाटका पर रोपा गया था। यानी सबसे पहले बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं अफ्रीका से लाके बाबा बुदन की पहाड़ियों में उन्हें रोपा गया कि आप यहाँ उगती है। उसके बाद में वहां उगी है और अभी ज्यादा केरला और कर्नाटका यहीं पे कॉफी की खेती ज्यादा होती है। रबड़ अमेजन बेसिन में जंगली रूप में उगने वाले हेविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अमेजन बेसिन जंगल के रूप में ब्राजीलियसिस हेविया ब्राजीलियसिस नामक वृक्ष के दूध के रूप में प्राप्त होता है। भारत में केरल को रबड़ उत्पादन में प्राय एकाधिकार प्राप्त है। भारत के अंदर ओनली केरल ऐसा है जहाँ पे रबड़ उत्पादन होता है। मसाले, केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों निर्यातों के लिए प्रसिद्ध। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि भारत के अंदर सबसे पहले जो पुर्तगाल आए थे वो क्यों आए थे? किसकी खोज में आए थे? वो मसालों की खोज में ही आए थे। तो ये प्राचीन से ही है केरला मसालों के लिए फेमस। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों को उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागवान कहा जाता है। काली मिर्च को भारत का काला सोना के रूप में भी जाना जाता है। काली मिर्च जो है उसको भारत का काला सोना भी कहा जाता है। अलग अलग फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, मतलब कौन कौन सी फसल में कौन कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर है, मतलब कौन सी फसल है जो उस राज्य में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो कुल खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न जो फसलें वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती हैं। द्वितीय नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे पंजाब। और कुल दलहन जो फसलें हैं वो भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती हैं और फिर महाराष्ट्र में और फिर राजस्थान में होती हैं। कुल तिलहन फसलें ये भी मध्य प्रदेश में तिलहन फसलें और खाद्यान्न फसलें सबसे ज्यादा होती हैं। और ये तिलहन फसलें फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पर गुजरात है। चावल पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब।
गेहूं में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। मक्का में पहले कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। चना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अरहर में महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। कुल मोटे अनाज राजस्थान, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। ये यहाँ बताया गया है कि कौन सा जो फसल है वो कौन से स्टेट के अंदर 1 नंबर पे आती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर दूसरे नंबर पे कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर तीसरे नंबर पे कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। टेबल आपको एज इट इज याद करनी होगी। मूंगफली जो है वो गुजरात में 1 नंबर पर, फिर राजस्थान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। फिर सरसों राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। सोयाबीन महाराष्ट्र 1 नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर। सूरजमुखी कर्नाटका 1 नंबर पर, हरियाणा 2 नंबर पर और ओडिशा तीसरे नंबर पर। कपास गुजरात 1 नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तेलंगाना तीसरे नंबर पर। फिर जूट पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर, असम तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश गन्ना 1 नंबर पर, महाराष्ट्र 2 नंबर पर, कर्नाटका तीसरे नंबर पर। अलग अलग फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, मतलब अलग अलग फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पे है, कौन सा राज्य है जो सेकंड नंबर पे है, कौन सा राज्य जो तीसरे नंबर पर है। तो बाजरा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर, गुजरात में तीसरा नंबर। मैसूर की जो दाल होती है वो मध्य प्रदेश में 1 नंबर पर, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। आलू उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर, दूसरा पश्चिम बंगाल और बिहार। प्याज महाराष्ट्र 1 नंबर पर, मध्य प्रदेश 2 नंबर पर, कर्नाटका 3 नंबर पर। काजू महाराष्ट्र 1 नंबर, आंध्र प्रदेश 2 नंबर पर और उड़ीसा 3 नंबर पर। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना किस लिए लाई गई थी? जो धरती की जो उर्वरकता कम हो रही है ना, उस उर्वरकता को बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, इसके लिए पीएम प्रणाम योजना लाई गई। पीएम प्रणाम का अर्थ है धरती माता की उर्वरकता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम है। ये बता दें पीएम प्रणाम उर्वरकता, माता धरती माता की उर्वरकता की बहाली। बहाली का मतलब ये है कि जो कि उर्वरकता जहाँ से उर्वरकता कम हो गई ना, उसके अंदर रसायन वगैरह डाल के या फिर जैविक खेती करके उसकी जो उर्वरकता है उसको वापस बढ़ाना। हाँ, और जागरूकता मतलब किसान को जागरूक करना कि आप अगर मिट्टी के अंदर ये चीजें डालोगे ना, हाँ, गोबर वगैरह डालोगे या फिर क्या कहते हैं सड़े हुए पेड़ पौधे डालोगे तो इनसे इसकी उर्वरकता वापस पहले जैसी हो जाएगी। और पोषण मतलब कैसे पोषित करना है मिट्टी को। उसके बाद में सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, मतलब प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम इसके सुधार के लिए किए गए हैं वो इसमें है। पीएम प्रणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में बजट में की गई है। इसका उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकता को संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन करना है। जैविक उर्वरकता और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलन का उपयोग प्रोत्साहित करना। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी जो योजना है इसके अंदर औरतों के लिए है। ये औरतों को ड्रोन चलाना सिखाया जाता है और उस ड्रोन के थ्रू वो उसके अंदर क्या कहते हैं वो रासायनिक छिड़काव करती हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से ले 2025-26 तक अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिलाएं और स्वयं समूहों के ड्रोन को उपलब्ध कराना है। और 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा ड्रोन दीदी पहल शुरू की गई। इस पहल के तहत महिला लाभार्थियों को ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण महिला ड्रोन पायलट किसानों को उर्वरकता छिड़काव, बीज बोने और फसल की निगरानी जैसे विभिन्न कृषि कार्यों में सहायता करेंगी। मतलब औरतों को ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा इसके अंदर और फिर वो औरतें उस ड्रोन से क्या करेंगी, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनका छिड़काव करेंगी और नजर रखेंगी खेती के ऊपर जो कीटनाशक है उनसे बचाएंगी। ये चीज बताई गई है इसके अंदर है। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, मतलब कौन सी जो फसल है उसका जन्म स्थान कहाँ से है, मतलब अलग अलग जगह से लाके, जैसे आपने अभी थ्योरी के अंदर पढ़ा था ना कि कॉफी को हमने कहाँ से लाके लगाया था कर्नाटका के अंदर और किस फसल को हम कहाँ से लाए थे। तो धान जो वो भारत और इंडोनेशिया का जन्म स्थान है। और फसल धान के जन्म स्थान जो भारत और इंडोनेशिया है। मक्का का मध्य अमेरिका है, मक्का जो है मध्य अमेरिका मेक्सिको का इसका जन्म स्थान है। अरहर अफ्रीका इसका जन्म स्थान है। तंबाकू की दक्षिणी अमेरिका इसका जन्म स्थान है और रबड़ का दक्षिणी अमेरिका और उड़द का भारत, मसूर का चीन, कहवा का ब्राजील, टमाटर का मेक्सिको, गन्ने का भारत। मतलब ये इन देशों में उगे थे सबसे पहले, लेकिन बाद में इनका बीज लाके अलग अलग देशों में उगा दिया जाता है। जो चीन के अंदर गेहूं, मध्य एशिया में सोयाबीन चीन, मूंग भारत, ज्वार भारत, चाय चीन, अमरूद अमेरिका, आलू पेरू, बाजरा अफ्रीका। यानी ज्यादातर जो फसलें हैं वो चीन से लाई गई हैं। 1 2
3 4 4 फसलें हैं जो चीन से लाके पूरे विश्व में बोई गई है। भारत से 1 2 3 4 5 5 फसलें हैं जो भारत में है। अफ्रीका से, अमेरिका से 1 2 3 4 4 ही अमेरिका से। फिर अफ्रीका से 1 2 2 ही हैं अफ्रीका से। मेक्सिको से 1 1 ही है। ओके। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। इसकी स्थापना डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसकी स्थापना MS स्वामीनाथन, ये जो नाम है, ये वाला जो नाम है, ये अपने देश के अंदर कृषि की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस नाम का। प्रमुख फसलों का रोग एवं लक्षण, कौन कौन सी फसल के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पता लग सकते हैं कि हमारी ये जो गेहूं की फसल है इसमें ये समस्या चल रही है, ये रोग लगा हुआ, और चावल की जो फसल है उसमें ये समस्या चल रही है और ये रोग लगा हुआ, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो है चावल रोग क्या है, ब्लास्ट। लक्षण, पत्तियों पर भूरे रंग के नाव की तरह के चकते दिखाई देने पड़ते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनका जो भूरा रंग है, पत्तियों पे भूरा रंग हो जाएगा और उस पे नाव के जैसे चकते नजर आने लग जाएंगे। उस अगर ऐसा है इंडिकेशन तो ब्लास्ट नामक का बीमारी है। गेहूं, रतुआ, पत्तियों पर पीले, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। गेहूं के ऊपर रतुआ नाम का रोग होता है जिसके ऊपर पत्तियों में पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। गन्ना, लाल विगलन, छोटे लाल रंग के धब्बे पत्ती की मध्य सिरों पर प्रकट होते हैं। गन्ने का भीतरी भाग लाल हो जाता है। क्या होता है, गन्ने का जो भीतरी भाग है वो लाल होना शुरू हो जाता है। चना, उकठा इसका नाम है, चना का जो राग है उसका नाम है उकठा। पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं, जड़ें काली पड़कर गल जाती हैं। पत्तियां जो पीली पड़कर सूख जाती है और जड़ें काली पड़कर गल जाती हैं उसका नाम है उकठा, जो चने में होती है ये बीमारी। और है तना विगलन, तना विगलन यानी जो तना होता है वो गल जाता है। मिट्टी की सतह के पास तने पर भूरे या गहरे भूरे धब्बे उभर जाते हैं। मिट्टी की सतह के पास जो तना होता है ना उसके ऊपर गहरे और भूरे गहरे रंग के धब्बे उभर आते हैं। तना कट जाता है और पौधे मर जाता है। प्रमुख कृषि संस्थान एवं स्थान, भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से संस्थान हैं जिनकी स्थापना भारत सरकार ने की है, जो कृषि के सहयोग के अंदर अभी कार्य कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। इसके अंदर कृषि के ऊपर जो अनुसंधान होते हैं वो यही होते हैं। फिर राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, तो जो मछलियों के जो उद्योग है वो विकास बोर्ड वो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध यानी चावलों पे जो शोध होते हैं वो कटक में स्थित है। भारतीय डेयरी निगम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में स्थित है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय, कृषि संगठन कौन कौन से हैं, कृषि के संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ का स्थित हैं। तो कृषि चरण सिंह है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हेसरा घट्टा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक किसान केंद्र गाजियाबाद में। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। पशु रोग जांच प्रयोगशालाएं पुणे। इनको सबको अच्छे से याद कर लेना। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र
अलेपो। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। पशु चिकित्सा और जैव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। कौन कौन से कृषि बोर्ड हैं और उनके मुख्यालय कहाँ हैं? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटका। रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। मसाला बोर्ड कोच्चि। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण नई दिल्ली। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, ये बहुत फेमस है। अभी 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम की प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया गया। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो निवर्तमान कृषि विपणन समितियां की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जैसे जिनसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार विकास करता है। कृषि के जितने भी मार्केट है उनको सबको एक जगह एकत्रित करता है। ये जैसे अनेक जो जीन्स होते हैं कृषि के उनको एक जगह पे आप इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। भारतीय कृषि शोध संस्थान कृषि के जो शोध होते हैं उसके संस्थान भारत के अंदर कहाँ कहाँ हैं? तो पहला केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में। उष्ण बागवानी हॉर्टिकल्चर संस्थान श्रीनगर में केंद्रीय। और पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी। टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर। केंद्रीय भेड़ व बैल अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद। केंद्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। केंद्रीय सूती वस्त्र उद्योग अनुसंधान नागपुर। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि। और ये देखिए मैप के अंदर यहाँ पे, वैसे तो आपको इन सारी जगहों का बचा, ये कोच्चि कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ, राजमुंद्री। ऑलमोस्ट जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको इतना पता होता है कि भारत के स्टेट्स कौन से हैं, कहाँ स्थित हैं, उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं और कौन सा शहर कहाँ स्थित है, ये ऑलमोस्ट पता होता है। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो भी सीखने में कोई समस्या नहीं है कि हम नया नहीं सीखते हमें शर्म आएगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। शर्म नाम की, सीखने में बेशरम बन जाओ। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सीखने के मैटर में आप बेशरम बन जाओगे। सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि आपके बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं, उसकी खुद की हजार बोधरेशन होती है। तो इसलिए नया लाइफ में सक्सेस होने के लिए अगर आप में को लाइफ में कुछ नया सीखना पड़ रहा है तो बेशरम बन जाओ, बेहिचक पूछो और जितना हो सके पूछ पूछ के नॉलेज अर्न करो। सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला, आप ये मत सोचो सामने वाला क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा वो, क्योंकि वो उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत बोधरेशन चल रही होगी, उनके बारे में सोच रहा होगा। आप सिर्फ लाइफ में सक्सेस होने के लिए आगे कितना सीख सकते हो वो सीखो। किसी भी इंसान से अगर आप नॉलेज ले सकते हो तो लो। तो जिसको नहीं भी आता है ना वो भी सीखो, चाहे आप 0 लेवल से सीखना शुरू करो तो भी सीखो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप मान लो किसी इंसान को कुछ आता नहीं, 0 लेवल पे है वो, अगर वो आज से सीखना शुरू करेगा तो उसका फ्यूचर 1-2 साल 3 साल में सुधर जाएगा। लेकिन अगर वो शर्म करेगा कि नहीं मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे कुछ आता नहीं है, बाकियों को बहुत कुछ आता है, मैं नहीं सीखूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किसको कुछ भी नहीं आता। अगर वो ये चीज़ें सोचेगा ना अभी, तो वो आज भी कुछ नहीं, 2 साल बाद भी कुछ नहीं होगा, 3 साल बाद भी कुछ नहीं होगा, हैं, और 1 साल बाद में भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो आज से बेशर्म होके सीखना शुरू कर देगा तो 1, 2, 3 साल बाद में बहुत कुछ होगा। इसलिए बेशर्म बन जाओ, सीखने के मैटर में, लाइफ में सक्सेस होने के मैटर में बेशर्म बन जाओ, बिल्कुल भी मत शर्माओ। ठीक है? तो सीख लो, जिसको पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ है, किसकी राजधानियाँ कहाँ है, उसके लिए वेल एंड गुड, और जिसको नहीं पता है वो सीख लो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है? सीखने के प्रेज़ेंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, बहुत ही सोर्सेस हैं, बुक्स तो हैं ही, उसके अलावा आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है, अखबार आता है, बहुत सोर्सेस हैं। तो सीखो, कहने का मतलब ये है।
केंद्रीय उष्मा बागवानी हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में, पशुपालन संस्थान जालंधर, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार के अंदर है। ये देखो चौधरी चरण सिंह है। कृषि विपणन जयपुर में, केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान अंबिका, टिड्डी चेतावनी केंद्र राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड झांसी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में केंद्रीय उपनिवेशक व सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान केंद्रीय। कानपुर केंद्रीय दलहन राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र भर्ती, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुद्रीरा कोयम्बटूर, कोच्चि, हैदराबाद, केंद्रीय शुष्क कृषि संस्थान इधर देखिए अटक, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय पटसन संबंधित रसायन नागपुर, केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान, पशु रोग प्रयोगशाला रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। देखिए इसके अंदर और कोई मैपिंग लगती नहीं है। मैंने काफ़ी सारी जगह देखा, काफ़ी सारी जगह सर्च किया कि इसके अंदर मैं आपको और कोई मैपिंग लगा के और अलग स्पेशल तरीके से समझा दूं, तो और कोई मैपिंग है नहीं, बस यही एक दो मैपिंग है जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। तो उसमें तो है ही नहीं कहीं मैपिंग, तो मैं कहाँ से स्पेशल लेके आ जाती। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्गठित करने हेतु 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक नई केंद्रीय योजना तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास हेतु योजना संपदा स्कीम। संपदा की फुल फॉर्म क्या है? संपदा इंग्लिश का शब्द है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, एस स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ये इसकी स्कीम की फुल फॉर्म है। और स्वीकृति प्रदान की गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संपदा योजना का पुनर्नामकरण किसान संपदा योजना कर दिया गया। संपदा योजना का पुनः नामकरण किया गया किसान संपदा योजना। 23 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना का पुनर्नामकरण प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश को निर्धारण करने के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी संबंधित विशेषताएं, किसी विशेष क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति एवं वहां की पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया जाता है। किसको किया जाता है? वर्षा, तापमान, मिट्टी संबंधित विशेषताएं जो हैं किसी विशेष क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति और वहां की पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया जाता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की विकास रणनीतियां बनाई जाती हैं। इन आधारों पर योजना आयोग ने 1989 में में भारतीय कृषि ईस्वी में जलवायु प्रदेश को 15 वृहद भागों में विभाजित किया। अब वो 15 वृहद भाग कौन से हैं जो कृषि के हिसाब से विभाजित किए गए हैं? 15 विभाग जो भारतीय सरकार ने किए वो कौन से हैं? तो देखिए ट्रांस गंगा मैदान, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र, गुजरात का मैदान का पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पठार पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदानों पहाड़ी द्वीपीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ये इधर एक द्वीपीय क्षेत्र है, मध्य पठार, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी, गंगा का निचला मैदान, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान और पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र। भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु यानी जिनके आधार पर हम जिस जलवायु के आधार पर हम कृषि करते हैं उसके 15 क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, निम्न गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान, ट्रांस गंगा के मैदान। ये नाम तो कोई हार्ड नहीं, आप इजिली याद कर लोगे। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पठारी पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठारी मैदानों पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदानों पश्चिमी घाट, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, गुजरात का मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र, द्वीपीय प्रदेश और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। किस प्रदेश विशेष की कृषि जलवायु विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए वहां की जलवायु दशाओं, मिट्टी की उर्वरकता और वर्तमान कृषि की पद्धतियों की विश्लेषण करते हुए नई विकास रणनीति बनाई जाती है ताकि इस क्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता, संतुलन, पर्यावरण मैत्री कृषि विकास के साथ प्राप्त की जा सके। कृषि विकास रणनीतियां,
कौन-कौन सी नीतियाँ हैं जो कृषि विकास के लिए हमने बनाई है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालीन उद्देश्य खाद्यान्नों को उत्पादन बढ़ाना था, जिसके लिए कुछ उपाय अपनाए गए हैं। मतलब कौन-कौन से उपाय हैं जो कृषि को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के बाद में भारत ने सरकार ने अपनाए हैं? इस क्षेत्र की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने व बनाए रखने के लिए रासायनिक व जैव उर्वरकों को बेहतर उपयोग पर बल दिया गया। जो रासायनिक और जैविक उर्वरक यानी खाद के ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्या दिया बेहतर उपयोग पर बल दिया गया है। और वर्तमान समय में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से यहाँ की मिट्टियों में नाइट्रोजन की विषमता उत्पन्न हो गई, यानी नाइट्रोजन उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन विषमता विषाक्तता उत्पन्न हो गई है। यह आवश्यक है कि एनपीके का अनुपात 4:2:1 का ही हो, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग 9:3:1 के में किया जाता है। मृदा अपरदन की समस्या को रोकने के लिए इन प्रदेशों में सामाजिक वानिकी व वनारोपण का प्रोत्साहन किया जाता है। मृदा का जो अपरदन ज़्यादा हो रहा है उसको रोकने के लिए सामाजिक वानिकी और वनोरोपण का प्रोत्साहन दिया गया है। यहाँ पर भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है, अतः ये आवश्यक है कि उपयुक्त जल प्रबंधन तकनीकी अपनाई जाए, यानी भूमि स्तर में अगर कमी आ रही है तो वहाँ पर उपयोग जल की तकनीकों का उपयोग किया जाए ताकि उसको रोका जा सके, किसको भूमि जल स्तर को स्टेबल किया जा सके। रबी की फसल के लिए भी सिंचाई की बेहतर सुविधाएं आवश्यक हैं। सिंचाई की बेहतर सुविधाएं आवश्यक हैं। सिंचाई के लिए रबी की जो फसल है उसके लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। कृषि भूमि में बेहतर कृषि पद्धति का प्रयोग कृषि उत्पादन का बढ़ाने व मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अतः फसल चक्रण, रिले कृषि, मिश्रित शासन को अपनाया जाना जरूरी है। इस क्षेत्रों में कृषि की विविधता के लिए खाद्य फसलों के साथ साथ नकदी फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में कृषि विविधता के लिए खाद्य फसलों के साथ साथ फसलों के उत्पादन की भारत में कृषि विकास, मतलब भारत के अंदर कृषि विकास कैसे हुआ? भारत 57% भूभाग पर कृषि करता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है, जबकि विश्व की कुल भूमि में केवल 11% पर ही कृषि की जाती है। भारत के 57% भूभाग पर कृषि होती है, जबकि विश्व के 11%, विश्व ऑल मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 11% और भारत के 57% पर कृषि होती है। यह प्रति व्यक्ति कृषि भूमि धारण अनुपात केवल 0.31 हेक्टर है। मतलब प्रति व्यक्ति 0.31 हेक्टर, मतलब एक आदमी सिर्फ 0.31 हेक्टर पर कृषि भूमि करता है, जो विश्व का औसतन 0.59 हेक्टर प्रति व्यक्ति से लगभग आधा है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, मतलब जो दूसरे देश है जहाँ ज्यादा कृषि होती है वो गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों का सामान्य जीवोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। मतलब छोटे जो जोतों के क्षेत्र है वो बस जीविका को चलाने के लिए खेती की जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए, जो ज्यादा बड़े खेत होते हैं वो वाणिज्य कृषि यानी व्यापारिक जो फसलें होती हैं उनको उगाने के लिए खेती करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही होता है कि जो छोटी कृषि, जो छोटे जोत होते हैं ना, वो सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए, और बड़ी खेती होती है वो व्यापारिक फसलों को उगाने के लिए की जाती है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कौन कौन से सुधार खेती के अंदर प्रौद्योगिकी तरीके से किया गया और कौन कौन से सुधार हैं जो संस्थागत तरीके से किए गए हैं? तो भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग की कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है। मतलब प्रौद्योगिकी और क्या कहते हैं संस्थागत परिवर्तन के अभाव के कारण जो कृषि है उसके अंदर उसका ह्रास होता जा रहा है भारत के अंदर है, तथा इसकी गति मंद हो जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता को प्रोत्साहन तथा जमींदारों को समाप्त करने की प्राथमिकता देगी, परंतु पंचवर्षीय योजना में सुधार मुख्य लक्ष्य था। पंचवर्षीय योजना में जो सुधार किया गया खेती को सुधारने के लिए वो एक मुख्य लक्ष्य था। चकबंदी और इनसे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, खेती के सुधार में, कृषि के सुधार में इतना फर्क पड़ा नहीं है। तो 1960 और वर्ष 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता, मतलब सिंचाई के लिए काफी सारे साधन अभी आ गए हैं, लेकिन देश का अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे अभी भी किसान मानसून के ऊपर डिपेंड है कि मानसून आएगा तो वहां पे खेती होगी। कृषि क्षेत्र के समक्ष बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण अनेक महत्वपूर्ण चुनौती है। मतलब जिस हिसाब से अपने भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, मतलब हम अभी चल रही है जनगणना, तो वो जब आंकड़ा जब उसका निकल के आएगा तो पता लगेगा। मुझे तो लग रहा है कि हम चीन को क्रॉस कर चुके हैं। पहले चीन 1 नंबर पर था, भारत दूसरे नंबर पर था, लेकिन ये जो जनगणना का आंकड़ा निकल के आएगा उसके बाद मुझे लग रहा है चीन पीछे रह गया, हम लोग आगे आगे। लेकिन अब उस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए खेती करनी जरूरी है। तो या
या तो उस खेती के अंदर ऐसा कुछ हम करें कि अनाज कम भूमि में ज़्यादा अनाज हो उपजे, या फिर अब क्षेत्रफल तो हम भारत का नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो तो दूसरे देश बढ़ाने भी नहीं देंगे। ना तो उधर पाकिस्तान बढ़ाने देगा, ना इधर चीन बढ़ाने देगा, और ना ही म्यांमार बढ़ाने देगा, ना पश्चिम बंगाल बढ़ाने देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कम भूमि जो जो भूमि है हमारे पास प्रेज़ेंट टाइम में, उसी के ऊपर ऐसे रासायनिक या जैविक खेती करके वहाँ का जो उत्पादन है उसको बढ़ा दें, ताकि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है इसका भरण-पोषण हम कर सकें। ये बात है। 55% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाले कृषि की कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। मतलब भारत में 55% लोग ऐसे हैं जो कृषि के ऊपर डिपेंड है, मतलब उनकी जो आजीविका है वो कृषि के आधार पर ही चल रही है। उनका घर जो चल रहा है वो कृषि के आधार पर ही चल रहा है कि वो कृषि कर रहे हैं तो उनका घर चल रहा है, उनके बच्चे पाल रहे हैं। कहने हैं 55% लोग भारत में ऐसे हैं। ओके, पानी पीने लगी थी। 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1980 और 1990 के दशक में व्यापक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी को बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को सरकार घोषणा करती है। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करनी अनिवार्य है। मतलब सरकार अभी इतना सब कुछ कर रही है, बैंकों से ऋण दिला रही है किसानों को कि आप आगे बढ़ो, हैं? उनकी जो खेती है उसकी चकबंदी कर रही है। उसके लिए उस खेती को उपजाऊ करने के लिए उनको के लिए पीडीएस के अंदर थ्रू उनको उर्वरक रसायन दिया जा रहा है पीडीएस के थ्रू, और उसकी हर तरफ से उनकी मदद कर रही है अभी सरकार किसानों की, ताकि हम अपने जो उत्पादन है खेती का उसको हम आगे बढ़ा सकें। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि जो है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या योगदान करती है कृषि, हम कितना निर्यात करते हैं, कितना कमा लेते हैं वो चीज। रोजगार यानी कितने लोगों को रोजगार, यानी भारत की जो 55% जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। और उत्पादन में योगदान, कितना उत्पादन कर रहे हैं हम कृषि का, कृषि में अनाजों का। हाँ, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात वर्ष 1991 में लगातार घटने का उपरांत भी यह वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र 46.1% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और गतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगा। मतलब अगर कृषि में गिरावट होगी तो बाकी क्षेत्रों में भी आएगी, सारे क्षेत्रों में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अपना जो पहला ये है, ये कृषि ही तो है। पहला क्षेत्र जो है ये कृषि है। तो कच्चा माल जो मिलता है वो हमें कृषि से मिलता है। जब कच्चा माल मिलेगा तभी फैक्ट्रियों में जाएगा, जब फैक्ट्रियों में जाएगा तो फिर आगे जनता तक पहुंचाना होगा, तो जनता तक पहुंचाने के लिए सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कृषि जो पहला सेक्टर है वही कम हो जाएगा तो फिर सेकंड और थर्ड होने ही होने हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, यानी भारतीय सरकार क्या क्या कर रही है ना प्रेजेंट टाइम में, वो चीजें हैं यहाँ पे कि क्या करते हैं, कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रही है, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना कर रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को ला रही है, और मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी जा रही है, ताकि किसान को पहले से पता रहे कि मौसम कैसा होगा अभी, तो उस हिसाब से वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सके। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारत में कृषि से संबंधित आधारभूत ढांचा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। ऐसे में वे इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। रासायनिक उर्वरता पर सहायिका कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि के पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। मतलब किसान जो है वो कृषि के अंदर कम पैसा लगा रहा है, इसकी वजह से भी कृषि के अंदर जो रोजगार है वो घट रहे हैं।
इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात पर घटाने से भी देश में कृषि की हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। आयात घटाने से। हरित क्रांति क्या है? अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गोड द्वारा, ये जो बंदा है, द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख हरित क्रांति शब्द वर्ष 1960 के दशक में फसलों उत्पादन में चमत्कारी वृद्धि को सूचित करता है। हरित क्रांति जो है वो फसलों के उत्पादन के अंदर चमत्कारिक जो परिवर्तन हुआ उसको परिभाषित करता है। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकों तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तन करने से, मतलब जो परंपरागत जो तकनीकें थी कृषि क्षेत्र में उनको आधुनिक तरीके से बना करके उनको यूज करना कृषि क्षेत्र के अंदर, वो इसको परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? हरित क्रांति जो शब्द है वो इसको परिभाषित करता है। परंपरागत तकनीकों तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तन करने से है। इस क्रांति की आधारशिला वर्ष 1950 में मेक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने द्वारा रखी गई थी 1950 में, जिन्होंने गेहूं की अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधक बोनी किस्में विकसित की। क्या की? बोनी किस्में, जो गेहूं की अधिक उत्पादन देती थी। बोनी किस्मों का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले जो अपने यहाँ भारत के अंदर जो होती थी ना, वो फसल उसका जो डंठल था ना वो इतना लंबा होता था उस गेहूं का, और ऊपर वाला जहाँ बीज होता है ना, जहाँ गेहूं होती है वो इतनी होती थी। बोनी किस्मों का मतलब है। उसके बाद में इन्होंने जो हरित क्रांति के थ्रू के अंदर जो एक नया खोज की, उसमें उन जो गेहूं है उनका डंठल छोटा होता था और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें गेहूं होती है वो बड़ा होता था, जिसके कारण खेती ज्यादा होती थी, गेहूं ज्यादा उगती थी। बाद में वर्ष 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनाली के वैज्ञानिकों द्वारा चावल की उन्नत वर्ण संकर किस्में विकसित की। यानी इन्होंने हाइब्रिड जो चावल की थी वो भी हाइब्रिड किस्म विकसित की, गेहूं की भी की है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती के उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ। इसके दूसरे चरण में 1981 और 95 के अंतर्गत वर्ष 1983 तक इसमें चावल की खेती को भी सम्मिलित कर लिया गया। मतलब 1983 तक चावल की जो खेती थी उसका भी हाइब्रिड रूप जो था वो बन चुका था। हरित क्रांति का विस्तार बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी हो गया। तीसरे चरण 1995 में प्रारंभ। यह क्रांति भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंच गई। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलोग, ये जो नाम है, भारत में यही इंसान था जिसने इसमें क्रांति लाई को माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा विकसित गेहूं को अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधक बोनी किस्म वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन दुगुना हो गया था। ओके, आया समझ? मतलब ये जो है ना नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलोग, इनके द्वारा विकसित गेहूं उपज वाली अधिक तथा अधिक रोग प्रतिरोधक बोनी जो गेहूं है वो कौन से देशों के अंदर? भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अन्य देशों में इन्हीं के द्वारा ली जाई गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व ही में भारत में सफलतापूर्वक गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं तत्पश्चात चावल के उत्पादन में भी की। इस नई नीति में अधिक उपज वाली किस्मों में बीजों का अधिक बल दिया गया, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम उन्नत बीज किस्म कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोग्राम रखा गया। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना ज्यादा हो सका। हरित क्रांति के कारण उत्पन्न समस्याएं, मतलब कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति होने के कारण भारत में आ गई? हर एक चीज का बेनिफिट होता है तो उसका लॉस भी होता है, और लॉस होता है उसका बेनिफिट होता है, मतलब दोनों पक्ष होते हैं, हर चीज के होते हैं। तो इसके भी लॉस क्या हुआ? उत्पादकता तो बढ़ गई, मतलब देश के अंदर चावल की उत्पादकता बढ़ गई, गेहूं की उत्पादकता बढ़ गई, जनसंख्या का जो पेट था वो आराम से भर गया, मतलब जनसंख्या की पूर्ति हो गई। लेकिन उसका लॉस क्या हुआ फिर? जिसका लॉस अब तक भी हो रहा है, वैसे देखा जाए तो अभी भी हम ये जो रासायनिक डाल रहे हैं ना खेती के अंदर, फसलों के अंदर, उसका हमें चारों तरफ से असर देखने को भी मिल रहा है। क्लाइमेट में भी मिल रहा है और इंसान के जीवन में भी मिल रहा है देखने के लिए। तो यद्यपि इधर आ जाइए, यद्यपि हरित क्रांति ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया। हरित क्रांति के कारण उत्पन्न प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। खाद्यान्नों, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन पर अधिक बल दिया जाने के कारण तिलहन और दलहन आदि की बुआई क्षेत्र में कमी आ गई। मतलब गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन पे हमने ज्यादा फोकस किया, हमें इन्हें ज्यादा हो गया, तो तिलहन और दलहन वाली जो फसलें थी वो कम हो गई।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कुछ राज्य ही ऐसे लाभान्वित हुए। अधिकांशतः राज्यों को इसका लाभ नहीं मिलने के कारण क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो गई। क्षेत्रीय असमानता मतलब कुछ राज्यों को तो अच्छी फसल होती थी, जो किसान अमीर हो गए, कुछ राज्यों में कम फसल होती थी, जिसकी वजह से वहाँ का किसान गरीब हो गया। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं, ज्यादा रासायनिक यूज करने की वजह से कि जो मिट्टी थी उसमें भी दिक्कतें हो गई हैं, और पर्यावरण में भी दिक्कतें अब हो रही हैं। अत्यधिक सिंचाई के कारण भौम जल स्तर में कमी आई। साथ ही कृषि हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता ने वनोन्मूलन की समस्या को दिया है। अधिक सिंचाई करने की वजह से जो जमीन का जो पानी था वो कम हो गया है, और वनोन्मूलन यानी लोग वनों को काट काट के कृषि करने लगे, तो जो वन थे वो कम हो गए। इंद्रधनुष क्रांति, अभी इंद्रधनुष क्रांति क्या है? 28 जुलाई 2008 को, किसको? 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र संबंधी सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया। मतलब कृषि क्षेत्र की जो क्रांतियां, उनके अलावा बाकी जो क्रांतियां थी उन सभी को इंद्रधनुष 7 रंग की होती है ना, तो बाकी जो क्रांतियां थी उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना कि इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष का मतलब क्या हुआ कि बाकी जो क्रांतियां हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया, क्योंकि इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, तो ज्यादा रंगों से बनी होती तो और भी क्रांति इसमें इंक्लूड होंगी। ऐसे ही कनेक्ट कर लेना इसको। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण क्रांतियां कौन कौन सी क्रांतियां? हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन के लिए, उसमें श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, और कृष्णा क्रांति या खनिज और क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, फिर नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, फिर पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित। अमृत क्रांति यानी नदियों को जोड़ने के लिए है, और सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगुना बनाने के लिए, गुलाबी क्रांति यानी प्याज के उत्पादन के लिए, लाल क्रांति यानी मांस और टमाटर को बढ़ाने के लिए है। भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी कृषि है भारत के अंदर? अगर किसान कृषि करता है तो उसके अंदर उसे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनको सरकार अपनी योजनाओं के थ्रू दूर करना चाहती है? भारतीय कृषि की समस्याएं, देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं, यद्यपि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी भी हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध हैं। इन समस्याओं का विवरण निम्नलिखित है। अनियमित मानसून पर निर्भरता, मतलब भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, और मानसून जो है वो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। कभी ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तो बनी बनाई फसल बिगड़ जाती है, और कभी नहीं आता है तो सूख जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो वैसे पूरी फसल खराब हो जाती है। ये एक समस्या है। फिर निम्न उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन प्रति हेक्टर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम होता है। मतलब बाकी देशों से हमारी जो जमीन की प्रति हेक्टर की उत्पादकता है वो कम है, जैसे कि अमेरिका और रूस, वहां पे ज्यादा उत्पादकता है। और वित्तीय संसाधनों में समस्या व ऋणग्रस्तता, आधुनिक कृषि में लागत अधिक आती है, इसलिए सीमांत और छोटे किसानों के अंदर जो है वो कृषि बहुत कम या न के बराबर है, क्योंकि ज्यादा पहली बात तो इतनी जमीन नहीं है, वो टुकड़ों में बटी हुई, और जिसके पास जमीन है उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो जो है ऋणग्रस्त हो जाते हैं किसान है। और अगर बैंकों से लेने जाते हैं ऋण तो वहां पे इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि बेचारा किसान वैसे ही दुखी होकर घर आके बैठ जाता है। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी, भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। छोटे विंगटित जोत, मतलब छोटे और विंगठित, छोटे का मतलब होता है छोटा, और विंगटित मतलब एक टुकड़े को 3 जगह कर दिया गया। जैसे किसी की 3 बच्चे हैं किसी माँ बाप के, तो उनको 3 जगह बांट दिया गया, तो उसमें इतनी उपज नहीं होती है, बल्कि अगर वो तीनों टुकड़े एक जगह होंगे तो ज्यादा उपज होगी। भारत में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है, 60% अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटी भूमि होता है। वाणिज्यिकरण, अधिकतर किसान अपनी आवश्यकताएं स्वयं भोग हेतु फसलें उगाते हैं। अधिकतर जो भारतीय किसान है वो अपने उपयोग के लिए ही खेती करते हैं, वाणिज्यिकरण के लिए नहीं करते। मतलब अगर वाणिज्यिकरण का मतलब है वो फसलें उगाना जिसका हम व्यापार कर सकें, विदेशों में भेज सकें, या बेच के जिसको हम पैसा कमा सकें, तो उसके लिए जमीन भूमि जो है वो उसका वो ज्यादा होनी जरूरी है, कि बड़े बड़े खेत होने चाहिए, अच्छी खासी भूमि होनी चाहिए, तब होगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम चल रहा है भारत के अंदर भी, तो वो अगर अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो वो फिर जमीन भी बांट लेती है और वो टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे।
व्यापक प्रचंड बेरोजगारी, भारतीय कृषि में विशेषकर अशिक्षित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? व्यापक कि जहाँ पे 2 लोगों का काम होता है ना, अगर खेती के अंदर 2 लोग भी काम करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे 5 लोग लगे हुए हैं, कि 5 लोग खेती कर रहे हैं, तो वो एक प्रचंड कहते हैं नहीं, छुपी हुई बेरोजगारी बोल सकते हैं इसे हम। 2 लोग खेती का काम करके अगर और बाकी बचे हुए 3 लोग जाके किसी फैक्ट्री में भी काम करेंगे ना, तो वहाँ से पैसा लेकर आएँगे तो घर अच्छा चलेगा। इसे कहते हैं प्रचंड छिपी हुई बेरोजगारी, कि वहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन उसकी जगह 5 लगे हुए हैं। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में एक गंभीर समस्या है, जो कि विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में व्यापक है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल भराव, लवणता, मृदा क्षारीयता कारण बंजर हो चुका है। किसके कारण बंजर हो गया है? जल भराव, लवणता और मृदा क्षारीयता के कारण भूमि का जो कुछ हिस्सा है वो बंजर हो चुका है। खाद्य सुरक्षा, खाद्य की सुरक्षा यानी भोजन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम? सुरक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे गेहूँ है, चावल है, इनका उत्पादन हो गया। अभी अगर ऐसा तो है नहीं कि हम एक सीज़न में ही 6 महीने ही पूरा खा जाएँगे, नहीं खाएँगे ना, तो उसको स्टोर करके रखना होता है कि साल 2 साल चल चल जाए, उसके लिए स्टोर करके रखना होता है। तो उस स्टोरेज करने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए हमारे पास। वो भी नहीं है, वो भी एक भारी समस्या है कि वो खराब हो जाता है, और अगर वो खराब हो जाता है तो फिर आगे अगर अच्छी फसल नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो फिर भूखी मरती है जनता। तो वो एक समस्या है। तो भोजन एक मौलिक आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो उसे आवश्यक पोषण स्तर प्रदान करे। पोषण स्तर यानी उसका आवश्यक पोषण, यानी बॉडी के अंदर जिस प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो सारे उसे प्रदान करे, ऐसा भोजन मिलना चाहिए। ये एक मूलभूत आवश्यकता है हर नागरिक की, भारत की। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये 2 हैं जो सरकार ने अभी लागू किए हैं। सार्वजनिक बफर स्टॉक क्या है? मतलब बफर स्टॉक के अंदर हम लोग काफ़ी टाइम तक जो अनाज है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब क्या है? सस्ते दामों के ऊपर जनता तक अनाज पहुँचाना या खाने का सामान पहुँचाना, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों व अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा यानी बिलो पॉवर्टी रेखा, और अबव पॉवर्टी रेखा यानी जो पॉवर्टी रेखा से ऊपर और जो पॉवर्टी रेखा से नीचे हैं। कीमतें अलग-अलग हैं, जिसके कारण प्रत्येक प्रत्येक वर्ग की कीमतें अलग-अलग हैं। मतलब सबको जो अबव पॉवर्टी वाले हैं वो उनको पीडीएस में लिया जाता है, और जो अबव पॉवर्टी वाले उन्हें पीडीएस में नहीं लिया जाता, और जो बिलो पॉवर्टी वाले उन्हें पीडीएस में लिया जाता है। एक देश एक राशन कार्ड योजना, ये योजना सरकार ने बनाई है। एक राशन कार्ड यानी अगर एक ही देश एक राशन कार्ड योजना होगी तो किसी भी अगर कहीं का मजदूर किसी दूसरे स्टेट के अंदर काम करने के लिए जाता है तो भी वो दूसरे स्टेट का राशन कार्ड लेके भी वो राशन कार्ड दूसरी जगह पे ले सकता है, क्योंकि अपने रोजगार की वजह से मजदूरों को इधर से उधर पलायन करना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो राशन कार्ड है वो जहाँ रहते हैं वहाँ चलता नहीं है, नहीं चलता है तो उनको राशन मिलता नहीं है। वो गाँव में मिल रहा होता है, गाँव में वो खाते नहीं, क्योंकि वो रहते नहीं गाँव में। इसलिए सरकार ने ये योजना लाई है कि आप जहाँ पे भी रह के मजदूरी करो, अपना घर बसाओ, अपनी आजीविका का उपार्जन करो, तो आप कहीं से भी इस राशन कार्ड से आप अपना राशन ले सकते हो किसी भी स्टेट के अंदर जाके। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को एक देश एक राशन कार्ड योजना 20 राज्यों तक संपूर्ण भारत में लागू करने दिया गया। इस योजना की घोषणा जून 2019 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले लाभार्थी देश के किसी भी भाग में खाद्य प्राप्त करने के समक्ष हो जाएंगे। इस योजना की समय सीमा 30 जून 2030 तक रखी है। कितनी रखी गई है? 30 जून 2030 तक इसकी समय सीमा रखी हुई है। झूम कृषि, झूम कृषि क्या होती है? इसे अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। मतलब आपको अगर एक बार कृषि करनी है तो वहाँ का कचरा वचरा जला के एक बार कर लो, फिर दूसरी बार अगर आपको कृषि करनी है तो दूसरे हिसाब से दूसरी जगह जाके करनी होगी। इसको डिस्क्राइब करके समझाती हूँ। इसी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में पहले वन को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है और फिर उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर कर दिया जाता है। इस खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसलें प्राप्त की जाती हैं। इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फैलाओ कृषि भी कहते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कौन सी है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि। मतलब एक जंगल के अंदर
पेड़ पौधे काट के जगह बनाई जाती है, उस पेड़ पौधों को वहां जलाया जाता है, उसके बाद में वहां बीज फेंका जाता है और बीज फेंक के वहां पे 2-3 साल तक आप कृषि कर सकते हो, उसके बाद में दूसरी जगह करनी होती है क्योंकि वहां फिर कृषि होती नहीं है। भारत में झूम कृषि के प्रकार उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड कृषि झूम कृषि क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन से राज्यों के अंदर झूम कृषि की जाती है? तो है उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के अंदर पोदू, पमाडावी, कमान, बिरांग ये कृषि की जाती है। पश्चिमी घाट में कुमारी कृषि। केरल के अंदर पोन्नम और पोणम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर विवर व दाहिया, मसान, पेंडा और बीरा ये नाम है कृषि के। तो आपको एज इट इज याद करने होंगे, स्टेट वाइज नाम चेंज हो जा रहे हैं कि मतलब जिसकी हाँ जैसी जो भाषा होती है उसके हिसाब से अपने नाम से अब क्षेत्रीयता के हिसाब से वो कृषि के नाम रख लेते हैं। फिर राजस्थान में वालरा, मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड के अंदर कुरुल व कुरावा, छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जिला दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कुछ भी नहीं है। रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब क्या होता है? पौध बना के ऐसे ऐसे रोपते हैं ना, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। हाँ, तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। कौन सी रोपण फसलें भारत में? चाय है, कॉफी है, रबड़ और गन्ना और केला। कौन सी है? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला जो वो रोपण कृषि है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटका में कॉफी और मुख्य रोपण फसल हैं। कृषि के विशेष प्रकार। कृषि के विशेष प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं जो कृषि के हैं? विश्व के वर्तमान कृषि व्यवस्था में व्यापक स्तर की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी प्रचलित है। विटीकल्चर अंगूरों को व्यापार स्तर पर उत्पादन। विटीकल्चर जो होती है वो अंगूरों का व्यापारिक जो स्तर है उसमें उत्पाद किया जाता है। और पीसी कल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की प्रक्रिया, मतलब व्यापार के लिए कृषियों को पालना, व्यापार के लिए मछलियों को पालना, उसको कहते हैं पीसी कल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें सहसूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। सेरीकल्चर के अंदर क्या है? रेशम उत्पादन की क्रिया है, इसके अंदर शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, मतलब व्यापार करने के लिए फलों को जो उगाया जाता है उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑलिविकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि, मतलब व्यापार के लिए जो जो की जाती है ना उनको हम इन कृषि के अंदर शामिल करते हैं। जैसे जैतून की खेती खुद के लिए यूज करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए है। फिर यहाँ पे फल खुद खाने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए है। फिर यहाँ पे रेशम को खुद यूज करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए। फिर यहाँ पे मछली खुद के खाने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए। यानी सारे काम सिर्फ व्यापार के लिए जो होते हैं उसे विटीकल्चर कल्चर यहाँ पे कल्चर, जैसे विटीकल्चर, सेरीकल्चर से पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलिव कल्चर मतलब व्यापार करने के लिए। आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों का पालन करना है। और फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की जो खेती होती है व्यापारिक स्तर पर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया। विजीकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। और नेमरीकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल कंदमूल संग्रहण किया जाता है। ओलेरीकल्चर जमीनी पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। और मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों को उत्पादन की क्रिया। हॉर्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन। वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुओं का उत्पादन। वर्मी कल्चर यानी कृषि के लिए केंचुओं का उत्पादन। फिर मोरिकल्चर रेशम कीट से हेतु शहतूत का उत्पादन। एरोपिक कल्चर पौधों की हवा में उगाना है। पोमोलॉजी फल विज्ञान, पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान, जो फल का विज्ञान होता है ना उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। कृषि विधियां और तकनीकी कौन कौन सी कृषि हैं जो विधियां हैं और तकनीकी के लिए यूज की जाती हैं? पत्ती छोड़ना, लगातार खेती करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है। मतलब अगर हम एक जगह खेती करते रहेंगे ना तो जो उर्वरता है ना जमीन की और उसकी मिट्टी की वो कम हो जाती है। अगर हम एक साल जैसे एक बार खेती की हमने, फिर उसको 6 महीने के लिए अगर वहाँ खेती नहीं करेंगे ना तो उसकी वजह से वहाँ की उर्वरता वापस बढ़ जाएगी जो घटी हुई होती है। लगातार खेती करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है और अतः भूमि को समय समय पर कुछ अवधि के लिए खाली व परती छोड़ना होता है। चक्रीय कृषि या संस्यावर्तन, इसमें विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उगाई जाती हैं ताकि भूमि उर्वरता अधिक रहे। चक्रीय रूप से कैसे? जैसे एक बार आपने वहाँ कपास उगा दिया, दोबारा वहाँ पे गेहूं उगा दी, फिर वहाँ पे नेक्स्ट टाइम में वहाँ पे क्या कहते हैं दाल उगा दी, मतलब जैसे मूंग उगा दिए, फिर वहाँ पर चने उगा दिए, ऐसे चेंज कर करके खेती करते हैं उसको बोलते हैं।
मिश्रित सस्य कृषि, इस विधि में किसी कृषि भूमि में कई फसलों को मिश्रित करके प्रकार लगाया जाता है। मतलब एक साथ में काफ़ी सारी फसलें उगाई जाती हैं। आप लोगों ने गाँव में देखा होगा अपने खुद के खेत के अंदर कि बाजरे के साथ के अंदर मूँग भी उगाया जा रहा है और मूँग के साथ गँवार भी उगाया जा रहा है। 3-4 खेतियों को एक साथ करके 3-4 फसलों को एक साथ खेती की जा रही है। कुछ फसलों द्वारा मिट्टी से लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति कुछ सीमा तक दूसरी फसलों द्वारा की जाती है। इस विधि में किसी कृषि में कई फसलों की मिश्रित करके इस प्रकार लगाया जाता है कि कुछ फसलों द्वारा मिट्टी के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति कुछ सीमा तक दूसरी फसलों के लिए हो जाती है। द्विफसलीय कृषि, इसमें एक वर्ष में चक्रीय विधि से 2 फसलों का एक साथ सम्मिलित रूप से उत्पादन किया जाता है। यानी दो फसलों का एक साथ सम्मिलित रूप से इसके अंदर उत्पादन किया जाता है। बहुफसलीय कृषि, कम समय में तैयार होने वाली फसलों के आगमन एवं जल प्रबंधन की बेहतर तकनीकी के कारण अब वर्ष में 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बहुफसली यानी 3 फसलों को भी साल में उगाने की प्रवृत्ति अब बढ़ रही है। रिले कृषि, जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है तो ऐसी कृषि रिले कृषि कहती है। एक खड़ी फसल है, उसके नीचे दूसरी फसल आप उगा रहे हो तो उसे रिले कृषि कहा जाता है। कृषि उत्पादन दक्षता और संचय गहनता, कृषि उत्पादकता का तात्पर्य प्रति हेक्टर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन से है। कृषि दक्षता में उत्पादकता के साथ साथ लाभप्रदता को भी सम्मिलित किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष की अवधि में बोई गई फसलों की कुल संख्या को संचय गहनता कहा जाता है। संचय गहनता कुल बोया गया क्षेत्र और वास्तविक कृषि क्षेत्र, यानी कितना वास्तविक कितनी खेती, जैसे कि मेरे पास 20 बीघा जमीन है और मैंने बोया उसमें सिर्फ 15 बीघा ही है तो उसको बोलते हैं इंटू 100, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं सस्य गहनता। कृषि पद्धतियाँ, कौन-कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं? वाणिज्यिक कृषि, यह पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है, जिसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि यानी सिर्फ व्यापार करने के लिए कृषि, मतलब बेचने के लिए वही अनाज उगाया जाता है जो हमें बेचना है और पैसा कमाना है। ट्रक फार्मिंग, परिवहन के ट्रकों के अधिक उपयोग से इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। मतलब ट्रक फार्मिंग यानी उसको इधर से उधर लेके जाने के लिए ट्रक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। संविदा या अनुबंध कृषि, आलू, लहसुन, प्याज जैसी फसलों के विशेष किस्मों का उत्पादन किया जाता है। संविदा कृषि के अंतर्गत केला, आम, आलू, लहसुन जैसी फसलों का विशेष उत्पादन किया जाता है। फिर है गहन कृषि, इस कृषि प्रणाली में भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समयावधि में फसलों को अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। गहन कृषि, एक कृषि प्रणाली में भूमि को उत्पादन इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित फसलों का अधिक उपयोग किया जाता है। विस्तृत खेती, बड़ी जोत वाले खेतों पर यांत्रिकी तथा वैज्ञानिक विधियों से की जाने वाली कृषि विस्तृत खेती है। बड़ी जोतों वाले जो खेत होते हैं उसके ऊपर यंत्रों से जो खेती करती है उन्हें हम विस्तृत खेती कहते हैं। पारिस्थितिकी कृषि, इस कृषि प्रणाली में पारिस्थितिकी तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। यानी हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको बिना डिस्टर्ब किए कृषि की जाती है यहाँ पे। और रंचित कृषि, इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पतियों पर जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो अपने आप उगती हैं, जिसमें मानव का उसको उगाने में मानव का कोई सहयोग नहीं होता, अपने आप से उगती है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक कृषि वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इसे बोलते हैं हम रचिंग कृषि। निगमित कृषि, कृषि की इस प्रणाली में खेती का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाता है। निगमित कृषि यानी इसमें एक निगम द्वारा कृषि की देखरेख की जाती है। सामूहिक कृषि, इस प्रकार की खेती में भूमि का स्वामित्व तो समाज में निहित होता है, मतलब समाज के लिए की जाती है ये कृषि। इसमें समाज का जो अच्छा और बुरा समाज का निहित होता है, समाज की भलाई उसमें निहित होती है। सहकारी कृषि, इस कृषि प्रणाली में किसान परंपरा लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा से अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। शुष्क कृषि, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि पद्धति को शुष्क कृषि कहते हैं। यानी 10 जहां बारिश 10 सेंटीमीटर से कम होती है, जैसे मरुस्थल देश क्षेत्र, वहां जो कृषि होती है उसको हम शुष्क कृषि कहते हैं। कार्बनिक खेत, ये कृषि उत्पादन की एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह कृषि उत्पादन की एक ऐसी विधि है जहाँ रासायनिक और कीटनाशकों का उत्पादन नहीं किया जाता, कीटनाशकों का उपयोग खेती करने में रासायनिक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसे हम कार्बनिक खेती कहते हैं या इंग्लिश में ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। जीरो फार्मिंग, इसके अंतर्गत जमीन में बाहर से उर्वरक व कीटनाशक आदि नहीं डाले जाते, जिससे फसलें अधिक पोषक युक्त होती है। उर्वरक और कीटनाशक नहीं डाले जाते, यानी केमिकल्स इसके अंदर नहीं डाले जाते हैं, जिसके कारण इसे जीरो फार्मिंग कहते हैं। ई खेती, एग्रीकल्चर या ई खेती इंटरनेट पर आधारित सूचना व सवार तकनीक से संबंधित जानकारी के आधार पर की जाती है। इंटरनेट से सूचना
पर आधारित और तकनीकी से ये खेती की जाती है। इंटरनेट से सूचना लेकर ये जो खेती की जाती है उस पर और तकनीक से संबंधित जानकारी के आधार पर ये खेती की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों, प्रतिकूल मौसम आदि की स्थिति में फसल खराब होने के किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत यानी कोई भी इस योजना के अंदर इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद ये है कि अगर किसान की खेती किसी भी वजह से अगर खराब हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री अपने मतलब सरकार प्रधानमंत्री कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने खाते से देगी कि भाई इसको ये खेती खराब हो गई तो इसका इतना मुआवजा बनता है, इसको इतना देना चाहिए। इसलिए ये योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्तें प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वर्ष 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल योजना को वर्ष 2025-26 तक और बढ़ा दिया है। कृषि निर्यात नीति 2018 भारत की नीति भारत सरकार ने कृषि निर्यात के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति कृषि निर्यात के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना, अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करना है। कितना करना है? 60 अरब अमेरिकी डॉलर से इसका निर्यात अधिक करना है। 2018 का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 18 का उद्देश्य था 2022 तक 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करना है कृषि का निर्यात। और इसका आधुनिकीकरण करना। कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य था आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। ये इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? कृषि निर्यात नीति 2018 का है। तो ये टॉपिक ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कृषि और प्रमुख फसलें हैं जो अपने सिलेबस का एक टॉपिक था, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके। मैं वीडियो बना दूंगी, यहाँ पे अपलोड कर दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दूंगी। और मैंने आपको पहले भी मेरा टेलीग्राम के अंदर, अगर आप टेलीग्राम में PDF चाहते हो तो आप ये नंबर 957129 ये है मेरे नंबर। जो आप टेलीग्राम पे PDF चाहते हो तो यहाँ मिल जाएगी। मुझे कमेंट कर देना टेलीग्राम में, मैं सेंड कर दूंगी। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है सिंचाई है, तो वो मैं अलग से कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम सिंचाई, वो मैं अलग से कराऊंगी, क्योंकि वो और ये जो टॉपिक है कृषि और प्रमुख फसलें दोनों कनेक्टेड हैं। तो इसमें कुछ जो सिंचाई की जो कुछ बातें हैं वो इसमें आ चुकी हैं, और जो इसमें नहीं आई वो मैं सिंचाई की अलग से कर दूंगी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक कनेक्टेड हैं तो वो अलग से करा दूंगी। ताकि कहने का मतलब ये है कि आपके सिलेबस के अंदर जो एग्जाम में आएगा वो कवर हो जाएगा, चाहे वो इस टॉपिक में कवर हो चाहे वो सिंचाई वाले टॉपिक में कवर हो, लेकिन वो आपके जो मैं पढ़ा रही हूँ उस सिलेबस में वो चीज़ कवर हो जाएगी। उसको आप पढ़ लोगे, चाहे इस टॉपिक में पढ़ो चाहे उस टॉपिक में। एग्जाम में आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि दोनों टॉपिक कनेक्टेड हैं। तो एग्जाम में आप उसका आंसर्स करके आओगे। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरे समझाने से या किसी भी चीज़ से है कि मैडम आप इस तरीके से समझाओ तो हमें अच्छा समझ में आएगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम आपको उसी तरीके से, जैसे आपको समझ में आता है मैं उसी तरीके से आपको समझा दूंगी। और ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।